स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी 5 पढ़ ली थी, इवन ऑड वाली खत्म कर दी थी, और उसके बाद प्रॉपर्टी 6 जो हाफिंग द लिमिट है, लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी, वो स्टार्ट कर चुके थे। एक सेकेंड, ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक सेकेंड, पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर 0 से लेकर 2a में आपके पास एफ एक्स डी एक्स दे रखा हो तो ये दो आंसर निकालता है। ये 2a इसलिए रखा है कि उसको हाफ करके a बना देंगे लिमिट को, ठीक है। तो ये निकालेगा 2 टाइम्स 0 टू a, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। कब निकालेगा ये? जब आपका एफ एक्स की वैल्यू बराबर होगी एफ के अंदर 2a माइनस एक्स के, ठीक है। और ये 0 निकालेगा जब आपकी एफ एक्स की वैल्यू बराबर होगी, सॉरी, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू ऐसे लिख देता हूँ, बराबर होगी माइनस एफ एक्स के। मतलब ये वाली बात बताती है, ये चीज बताती है कि आपकी लाइन जो फंक्शन जो है एफ एक्स फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के बारे में बता दिया था। अगर आपको निकालना है किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसको और इसको इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दोगे एक्स इज इक्वल टू ए आएगा, वो एक्स इज इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है। एकदम सिंपल। तो अगर ये चीज सेटिस्फाई करती है तो ये चीज क्या है? ये चीज का, इसको कैसे देखोगे क्या चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए? कि अगर आप लिमिट हाफ करने जा रहे हो तो सोचो हाफ करने जा रहे हो इसको 2a को, ठीक है। तो 2a में से x घटाओगे, इसमें से मत घटा देना, ये माइनस एक्स नहीं देखना है। जिसको हाफ कर रहे हैं ना उसमें से x को घटाएंगे और देखेंगे वो एफ एक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आओ क्वेश्चन देखें इस पे। एग्जाम्पल के लिए यहां से ले लेते हैं 0 से लेकर पाई में, जैसे आपके पास लिखा हो साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं। इसका आंसर पता है कि 0 से पाई में ये अपना एक लूप कंप्लीट करता है, 2 आना चाहिए आंसर। अच्छा, एक बार के लिए मैंने सोचा कि लिमिट हाफ हो रही होगी इसके अंदर साइन एक्स डी एक्स। ये क्यों हो रही है हाफ? ये इसलिए हो रही है हाफ क्योंकि आपने चेक कर लिया कि साइन के अंदर अगर आप पाई माइनस एक्स पुट करोगे, ये एफ एक्स लिखा है, इसके अंदर ये अपर लिमिट माइनस एक्स अगर पुट करूंगा तो साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है? साइन एक्स के बराबर आ जाती है, इसके बराबर आ जाएगा। और इसके बराबर आती 0 से पाई बाई 2 में आपको पता है आंसर 2 निकलना है। वो खैर वो तो सिंपल इंटीग्रेशन है, उसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास 0 से पाई में आपके पास कॉस एक्स डी एक्स आ जाए, ठीक है, तो आप देखोगे कि कॉस के अंदर अगर हम पाई माइनस एक्स रखते हैं तो वो निकल कर आता है माइनस में कॉस एक्स। मतलब एफ के अंदर आपने रखा 2a माइनस एक्स, तो बराबर माइनस एक्स के आ गया, तो आपको पता है 0 आना है। और ये वैसे भी पता है कि पाई बाई 2 से पहले कॉस पॉजिटिव रहता है, पाई बाई 2 से पाई में वो नेगेटिव हो जाता है। जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया, कोई परेशानी की बात नहीं इसमें तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इंटीग्रेशन में आपके पास 0 से लेकर 4 पाई में कॉस की पावर में 4x dx, 0 से लेकर 4 पाई में कॉस की पावर में 4x dx। ध्यान से देखना कि आपने कॉस की पावर में 4 में 4 पाई माइनस एक्स पुट कर दिया, ठीक है, मतलब अपर लिमिट पुट कर दिया। आपको पता है ये निकल कर आ जाएगा वापस में कॉस की पावर में 4x, मतलब f के अंदर मैंने 2a माइनस एक्स पुट किया, वो वापस से fx निकल कर आ गया। 4 पाई इवन पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, कॉस वैसे ही पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आपको पता है लिमिट हाफ हो गई, 2 इंटू ये हाफ हो गई, 2 इंटू 0 से लेकर 2 पाई में कॉस की पावर में 4x dx, ठीक है। फिर आपको पता है कि कॉस की पावर में अगर मैंने ऐसे पुट किया कॉस की पावर में 4 2 पाई माइनस एक्स, तो वो वापस से कॉस की पावर में 4x आ जाएगा। ये वापस से कॉस की पावर में 4x आ गया, 2 पाई माइनस एक्स अगर पुट किया है तो कॉस के अंदर आपने फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स पुट किया, वो वापस से अगर fx निकल आया आपका तो आप फिर से बोल दोगे फिर से हाफ हो गई लिमिट। तो 2 तो एक पहले से था, एक और 2 आ गया और लिमिट हाफ हो गई 0 से पाई में कॉस की पावर में 4x dx। अच्छा, इसके अंदर फिर से चेक किया, एक बार फिर से चेक किया कि कॉस की पावर में 4 के अंदर आपने पाई माइनस एक्स पुट किया। आपको पता है कॉस पाई माइनस एक्स तो आता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन पावर में 4 चढ़ा हुआ, मतलब कॉस की पावर में 4x निकल आएगा। मतलब कॉस के अंदर अगर मैंने मतलब फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स पुट कर रहा हूं तो वापस से fx निकल कर आ रहा है, फिर लिमिट हाफ हो गई, फिर हाफ हो गई, एक और 2 निकल आया, 2 इंटू 2 तो पहले से लिखा था, एक और 2 निकल कर आ गया 0 से लेकर पाई बाई 2 में कॉस की पावर में 4x।
मतलब आपके पास निकल कर आया 8 टाइम्स 0 से π/2 में cos की पावर में 4x dx। और इसके लिए हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला है। अभी इसमें एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन में आंसर लिख दो कि रिडक्शन फॉर्मूला है। आप रिडक्शन फॉर्मूले के साथ जब एक लाइन छोड़ देना, क्योंकि पेज पलटवा के लिखवाऊंगा। रिडक्शन फॉर्मूला दिखा देता हूं भाई। तो बताया फॉर्मूला क्या था, वीडियो देख लिया तुमने? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ये बताया कि 0 से π/2 में sin x dx था। अगर आप साइन को चेक करोगे तो ये 2a होता है, 2a माइनस एक्स पे वापस से fx निकल रहा है। ठीक है, तो आपने लिमिट हाफ कर दी, इसका आंसर 2 आता है, तो पहले से पता है। इसके अंदर आपने देखा cos के अंदर 2a माइनस, इसको 2a मानते हैं, 2a माइनस cos x आ रहा है, मतलब माइनस fx, तो ये तो 0 निकाल देगा। ये तो सिंपल एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको वहां चेक करते चला गया मैं कि कब कब मेरा ये, इसको मैं जब जब अपर लिमिट आई मेरे पास, मैंने उसको 2a माना और उसे रख रख के चेक किया हर बार जब जब मेरा fx आया निकल के। तो अब आपको कह रहे हो कि इसके आगे क्यों नहीं चेक किया? मुझे पता है π/2 रखूंगा तो साइन आएगा, इसको अगर 2a मान लो तो π/2 में साइन आएगा, नहीं होगा सेटिस्फाई, इसलिए उसके आगे चेक नहीं किया। अच्छा, उसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला एक लाइन छोड़ देना यहां पर, रिडक्शन फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम। पावर 4 तो सिंपल है, उसको तो वैसे भी कर सकते हैं कि cos स्क्वायर का होल स्क्वायर बना लो और इसे cos 2x में कन्वर्ट कर लो, कोई परेशानी। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मेथड तो है हमारे पास। लेकिन जब हमारे पास 0 से π/2 में लगता है रिडक्शन फॉर्मूला, जब वो लगने को तैयार है तो वो लगाएंगे। लिख लो, एग्जाम्पल लिखना है क्या? आगे ठीक है, ये रिडक्शन फॉर्मूला सोल्व होता है। रिडक्शन फॉर्मूला के लिए जगह छोड़ेंगे, ये अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। रिडक्शन फॉर्मूला, वालीज फॉर्मूला, फिर गामा फंक्शन, फिर बीटा फंक्शन, तो टाइम लगाएगा। न्यूटन लेबनीज के बाद पढ़ेंगे उसको, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 से लेकर 2π में अगर आपके पास साइन की पावर में 5x dx आ गया, 5x dx, तो आपने सोचा इसको मैंने 2a माना। ठीक है, तो f के अंदर 2a माइनस एक्स करना था, साइन की पावर 5 में यहां आपने 2π माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, साइन 2π माइनस थीटा कितना निकल कर आता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन के साथ साइन की पावर में 5x निकल आएगा, कि माइनस होता है लेकिन पावर 5 ने भी उसको बाहर ही फेंक दिया। तो आपको पता है f के अंदर 2a माइनस एक्स बराबर हो गया माइनस fx के, कितना आंसर निकल कर आने वाला है, 0। लेक्चर देखा कल? नहीं देखा? प्रूफ फॉर्मूला तो देख लिया ना? ठीक है, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किया है बस, एक तो एग्जाम्पल किया था, क्वेश्चन देख लेना, लिख लेना बाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो। अगला देखो, कायदे का क्वेश्चन। ठीक है, 0 से लेकर 2π में आपके पास निकल कर आ रहा है x के साथ साइन के अंदर 2 की, साइन की पावर में 2nx अपॉन यहां पर निकल कर आ रहा है साइन की पावर में 2n और यहां पर x, और यहां पर cos की पावर में 2n और यहां पर x और dx। इसके अंदर साइन भी लगा हुआ है, x भी लगा हुआ है। क्या करेंगे पहले स्टेप, रिमूवल ऑफ x करेंगे पहले तो x हटेगा, उसके बाद लगा पाएंगे जो भी लगाना है। तो रिमूवल ऑफ x का तरीका क्या है, किंग। हाँ, ये किंग लगाएंगे ना, किंग के अंदर क्या होता है, a प्लस बी माइनस एक्स लिख देते हैं। तो इसको मैंने i मान लिया। ठीक है, तो i की वैल्यू आपके पास फिर से निकल कर आ गई 0 से लेकर 2π में, यहां पर 2π माइनस एक्स, यहां साइन की पावर में 2n लगा हुआ है और यहां पर 2π माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर आपके पास साइन की पावर में 2n लगा हुआ है और यहां पर 2π माइनस एक्स, और प्लस में cos की पावर में 2n लगा हुआ है और यहां पर 2π माइनस एक्स।
और ये dx। ये साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा निकालता है, लेकिन इवन पावर है तो वो साइन x रह जाएगा। ये भी इवन पावर, सेम चीज, cos 2 पाई माइनस थीटा तो cos थीटा ही निकालता है। इसको आपने अलग अलग करके लिख लिया, तो 2 पाई के साथ 0 से लेकर 2 पाई में आपके पास आ रहा है साइन की पावर में 2n और यहां पर x। ठीक है, यहां पर आपके पास आ रहा है साइन की पावर में 2n, ठीक है, और ये निकल कर आ रहा है x, और प्लस में cos की पावर में 2n और ये निकल कर आ रहा है x। माइनस में आपके पास वापस से i आ गया है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है कि i लिख दिया वापस में। माइनस साइन के साथ ये x मल्टीप्लाई होगा, इससे x मल्टीप्लाई होगा तो वो वापस से i बन जाएगा। ठीक है, i बनते आपको पता है 2i की वैल्यू जो निकल कर आई वो 2 पाई के साथ। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो यहां पर, वहां तो किंग लगा दी थी, यहां पर मैं चाह रहा हूं कि प्रॉपर्टी 6 लगा लें हम लोग, लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी 6 में। आपने देखा कि साइन के अंदर अगर आपने 2 पाई माइनस एक्स डाला किस पावर में, 2n पावर में, तो वापस से साइन x निकलता है। मतलब साइन x में तो डालनी नहीं है आपको, आपको पूरे fx में डालना है। f के अंदर 2 पाई माइनस एक्स डालोगे आपका fx निकल आएगा, ये है आपका fx। 2 पाई माइनस एक्स डालेंगे वापस से fx निकल आएगा, कोई परेशानी अगर है तो लिमिट हाफ हो गई। 2 पाई इंटू 2, 0 से पाई में आपके पास निकल कर आया साइन के अंदर 2nx और यहां पर निकल कर आया आपके पास साइन की पावर में 2nx प्लस में cos की पावर में 2nx। एक बार और लगा देंगे, एक ट्रिक भी होती है डायरेक्ट लगाने की, मैं वो उस पर चाह नहीं रहा हूं क्योंकि वो उसका क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन उससे होता है, जनरली मुश्किल क्वेश्चन उससे होता नहीं है। जबरदस्ती एक और चीज याद करके बैठ जाओगे कि 2-2 करते ले आओ हाफ, चेक उसमें भी करना पड़ता है। मेन बात यह कि चेक आप आसानी से कर सको बस। ये 2 से 2 कट गया, आई की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 2 पाई, और फिर एक बार 2 आया और 0 से पाई बाई 2 में आपके पास लिखा हुआ है साइन की पावर में 2nx, और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास साइन की पावर में 2nx, और यहाँ पर प्लस में cos की पावर में 2nx dx। हाँ हाँ, सेट, पहला सेट की वो लगा दी ना इसके अंदर डायरेक्ट, बस यही याद रखना है। कितना आंसर देता है ये? 4.1 याद नहीं करना है वो आंसर कितना देता है, कितना देता है, पाई बाई 4, पाई बाई 4। ठीक है, तो यहां से आपका 4 पाई के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ आ गया पाई बाई 4। क्या लगाया आपने? किंग सेट 1, पाई स्क्वायर निकल कर आया होगा, ये पाई बाई 4 आंसर दिया इसने ये 4 पाई था। कोई परेशानी नहीं इसमें, बात क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। 0 से लेकर पाई बाई 2 में, पाई बाई 2 में होता है लॉग के अंदर साइन एक्स dx। ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहां से मैं रिजल्ट बनाऊंगा, सेट 5 बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, इस वाले से, ठीक है, ध्यान देखते जाना पहले तो। ठीक है, आई इज इक्वल टू, कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी रहती हैं, उससे सेट 5 के रिजल्ट निकलेंगे। ये लॉग के अंदर साइन एक्स लगा हुआ है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिमिट हाफ वगैरह की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। हाफ लिमिट करने के लिए आपका जब ये पुट करो तो ये तो कॉस बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको पता है किंग लगानी है, आपको किंग लगानी, तो आई की वैल्यू निकल कर आ गई 0 से लेकर पाई बाई 2 में लॉग के अंदर कॉस एक्स। ठीक है, निकल आई कॉस एक्स। अब आपको पता है जो अगर ये आई है तो ये भी आई है, तो जो इसका आंसर निकल कर आएगा वही इसका आंसर होगा। सेट में लिखूंगा मैं, ऑब्जर्व करना है कि इन दो सेम चीजें हैं। ठीक है, और जब किंग लगाने के बाद दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। ऐड करेंगे तो 2i की वैल्यू आपके पास 0 से लेकर पाई बाई 2 में लॉग के अंदर साइन एक्स प्लस में लॉग के अंदर कॉस एक्स, और यहां पर आएगा dx। ठीक है, ये दो लॉग अपने आप में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, इसका आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन कॉस बन जाएंगे। ठीक है, ये 0 से पाई बाई 2 में आपके पास, ठीक है, लॉग के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स बन गया। ठीक है, और इस साइन एक्स कॉस एक्स को मैं साइन 2x बाई 2 लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है, लॉग के अंदर लिख दिया। ठीक है, आपने 2i की जो वैल्यू लिखी वो 0 से लेकर पाई बाई 2 में लॉग के अंदर साइन 2x बाई 2।
dx। इसको जरा सा बेहतर करने के लिए क्या किया कि 0 से लेकर π/2 लिया आपने और यहां पर log के अंदर लिखा sin 2x dx और माइनस में 0 से लेकर π/2 लिखा और log के अंदर 2 dx। इसमें तो कोई परेशानी नहीं, log का आर्ग्यूमेंट डिवाइड हो रहा है, आपने दो सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दी। यहां भी ध्यान से देखना है एक चीज, रिजल्ट के अंदर यहां से भी निकल कर आता है आपके पास। अच्छा एक बात समझानी है इसके अंदर कि अगर आपके पास, मैं नोट भी लिखवाऊंगा बाद में, ऐसा फंक्शन पड़ा हुआ होता है लॉग साइन के अंदर कुछ भी पड़ा हुआ है, पूरा एफ पड़ा हुआ है, मान लो यार 2x की जगह पूरा एफ पड़ा है, तो हमेशा इस वाले टर्म को टी मानकर सब्स्टिट्यूशन करेंगे हमेशा। नहीं, नोट लिखवाऊंगा अभी बाद में इस वाले टर्म को। तो यहां पर भी वही काम करने जा रहा हूं कि आपने 2x को क्या लिख दिया, यहां पर टी लिख दिया। क्यों 2x को टी लिखा? अभी अभी क्या सोच के लिखा, वो तो नोट तो बाद, अभी ये सोच के लिखा कि अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक आई बनाना है, भाई किंग लगाने के बाद ये तो होता है ना कि आई बन गया, ठीक है। अगर कोई एक, तो ये 2i आई चुका, एक आई बना के आपने ऐड कर दिया। अगर मान लो इसको मुझे आई बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर साइन टी लाना होगा। साइन टी वो तो नहीं बन सकता है, उसके अंदर साइन नहीं है, यही इसी को बनाना है। टी लाना मतलब सिंगल वेरिएबल लाना है, सिंगल वेरिएबल लाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। 2x की वैल्यू टी रख दी मैंने, ठीक है। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, dt/2 आ गई, ठीक है। ये x है, ये t है, ठीक है। कितनी, 0 पर 0 वैल्यू देगा और π/2 पर पाई देगा। ये कोई परेशानी तो नहीं, π/2 पे पाई दे दी वैल्यू, तो dt/2 आया, मतलब 1/2 तो यहां लगा, 0 से लेकर पाई लगा, log के अंदर साइन t लगा और यहां पर dt लगा। हाँ, डमी वेरिएबल भी कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, और इसी मतलब अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है। यहां पर आगे क्या निकल कर आया, log 2 के साथ आपके पास π/2, ये तो निकल कर आया log 2 के साथ π/2। अच्छा, डमी वेरिएबल, बिल्कुल सही, डमी वेरिएबल लिखने से बेहतर, चलो डमी वेरिएबल तो मैं लिख ही दूंगा साथ साथ, ठीक है। इसके अंदर सोचो कि जो 6 प्रॉपर्टी लिमिट हाफ करने वाली, अगर आप साइन के अंदर पाई माइनस टी डालते हो तो वो बराबर किसके आ जाता है, साइन टी के बराबर आ जाता है, मतलब छठी प्रॉपर्टी लगने को एकदम तैयार है। आपने लिमिट हाफ कर दी, यहां पर लिमिट हाफ करते ही आपके पास निकल कर आया ये 2 टाइम्स 1/2 में, 0 से लेकर π/2 में log के अंदर साइन x dx लिख दूं, उसको डमी वेरिएबल भी लगा दिया, साथ साथ प्रॉपर्टी 1 भी लगा दी, प्रॉपर्टी 1, ये क्या लगा दिया, प्रॉपर्टी 6, दोनों लगा दी एक साथ, ठीक है। माइनस में आपके पास π/2 ln2, ये और ये कट गया, ठीक है। ये क्या बनकर आ गया आपके पास, ये क्या चीज थी, आई था। इधर क्या लिखा हुआ है, 2i लिखा हुआ है। अगर यहां से आपसे कोई i की वैल्यू निकलवा ले तो 2i माइनस आई की वैल्यू कितनी आएगी, -π/2 ln2। अरे आई बन गया ना, इस आई को इधर ले जाऊंगा, 2i में से घटेगा, आई की वैल्यू आ गई -π/2 ln2। एक बात और देखना ध्यान से कि जो आई बनकर आया, आई बनकर आया इस टर्म में, ये टर्म बनकर कहां से आया, आपके पास ये आ गया था 0 से π/2 में log के अंदर sin 2x, ये आ गया था। इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू तो बदलती नहीं, मान लो इसकी वैल्यू k है तो अभी भी k रहेगी, अभी भी k रहेगी तो अभी भी k रही होगी, और k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, i के बराबर आ गई। इसका मतलब कि आपने यहां से ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व क्या किया कि वी आर गेटिंग i फ्रॉम 0 से लेकर π/2 में log के अंदर साइन के अंदर 2x से, इसी से ले रहे हैं, इसी से इसका मतलब इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होती है, i के बराबर होती है। एक आपका 0 से π/2 में log sin x की वैल्यू भी i के बराबर, 0 से π/2 में log cos x की वैल्यू भी i के बराबर, 0 से π/2 में log sin 2x की वैल्यू भी i के बराबर। इसी से तो निकल कर आया था भाई, कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ परेशानी लग रही है? वी आर गेटिंग, अरे बोला था कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी। वी आर गेटिंग आई फ्रॉम, कि आई जो मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, इस प्रूफ के अंदर यहां से मिल रहा है, इससे जो आपका आरएचएस वाला आई है, आरएचएस वाला आई है, वो ये कहां से आया है, वो निकल कर आया जब हमारा ये टर्म था, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन किया, 2-3 प्रॉपर्टी लगाई, वैल्यू तो चेंज नहीं होती इंटीग्रेशन की, निकल आया। इसका मतलब उसकी वैल्यू भी आई थी आपके पास, कितनी आई, -π/2 ln2 निकल कर आई। लिखने जा रहा हूं भाई, ये लिख लिया, प्रूफ लिख लिया, जल्दी लिख लो, कोई परेशानी?
हो गया ये? लिखते चलो आराम से, ऊपर से दिखाना है क्या पहले शुरुआत से? ठीक है, आई हमें कहां से मिल रहा है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि आई हमें यहां से मिल रहा है, तो मतलब वो भी आई के बराबर है। हो गया? आओ भाई, रिजल्ट सेट 5, पांचवा सेट आ जाता है आपके पास। ठीक है, पांचवें सेट में पहला रिजल्ट के 0 से लेकर π/2 में आपके पास ln sin x आएगा, log sin x, ऐसे लिखता हूँ पूरा पूरा, log sin x आएगा EBS के साथ, log sin x dx। इसकी वैल्यू बराबर होती है 0 से लेकर π/2 में log cos x की वैल्यू के। ठीक है, जिसकी वैल्यू बराबर होती है -π/2 ln2 के। दूसरा आपके पास क्या, अगर 0 से π/2 में आपके पास log के अंदर कोसेक x आ गया, तो ये वैल्यू बराबर होती है 0 से लेकर π/2 में log के अंदर sec x के, जो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये तो प्रूफ ही नहीं करवाया है। लेकिन अगर कोसेक एक्स को देखो तो 1/sin x, माइनस आ जाएगा बाहर, तो पूरे के भर π/2 ln2, बिल्कुल π/2 ln2। ठीक है, तीसरी चीज जो यहां से भूल जाते हैं हम अक्सर, कि 0 से π/2 में log के अंदर अगर आपने sin 2x भी पुट किया है, sin 2x अगर आपने पुट किया है sin 2x, तो उसकी वैल्यू भी -π/2 ln2 होती है, वो भी आई के बराबर ही होता है। ठीक है, sin x की वैल्यू भी sin 2x की वैल्यू, cos 2x के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, इसके अंदर जैसे इसके अंदर चौथी बात नहीं है वो, लेकिन आपको पता है कि आपको log के अंदर tan x dx, वो वैल्यू 0 से लेकर π/2, log के अंदर आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिए। अब cot x dx, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अरे, इसकी वैल्यू होती है 0, सेट 2 प्रॉपर्टी 4, इसकी वैल्यू 0, log tan x या log cot x, सेम ही बात है, वो तो माइनस साइन के साथ आता। ठीक है, तो log के अंदर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से π/2 में निकाल रहा है हम, 2 की वैल्यू -π/2 ln2, 2 की वैल्यू π/2 ln2, 2 की वैल्यू 0, पहले लिख चुके हैं इसको। तो इसी में अगर आपको ये मिल जाए 0 से लेकर π/4 में log के अंदर 1 + tan थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? π/8 ln2, याद करके रखनी है सारी वैल्यूज, π/8 ln2, log के अंदर की फंक्शंस की वैल्यू निकालना है हम। हो गया, लिख लिए सेट, सेट 5 की रिजल्ट याद करके रखनी है वैल्यूज, log ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, नोट डाल के आपके पास पॉइंट क्या आया, इफ अ फंक्शन इज लाइक, अगर फंक्शन ऐसे दिया हुआ है आपके पास ln के अंदर sin के अंदर fx, ऐसा करके कोई y दे रखा है, या फिर आपका ln के अंदर sin के अंदर, अरे cos के अंदर fx, cos के अंदर fx, देन पुट fx इज इक्वल टू t, ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, यूज दिस सब्स्टिट्यूशन। इससे क्या होगा इस सब्स्टिट्यूशन से, कि अगर आपको इसको सिंगल वेरिएबल बना दोगे तो ln sin x ln sin t बन जाएगा, और sin t को वापस sin x, और उसका सेट है आपके पास। ठीक है, उसका रिजल्ट है डायरेक्ट सिंगल। आपको सोचना है कि हम हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला है जब ये सिंगल वेरिएबल है, पूरा फंक्शन ना लिखा हुआ, तो आप कहोगे इसको अगर टी मानेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं dt भी दे रखा होगा। हाँ, ये थोड़ी इतनी दे रखा होगा, सिर्फ कहीं ना कहीं dt भी दे रखा होगा फंक्शन में। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 0 से लेकर π/4 में
पाई/4 में ln के अंदर साइन एक्स नहीं साइन 2x dx की वैल्यू कितनी आएगी? 0 से पाई/2 नहीं है, 0 से पाई/4 है, मतलब ये आपका रिजल्ट नहीं बना है सेट 5 वाला, लेकिन ये इस नोट से काम चला लोगे आप। किस 2x को क्या पुट कर दें? टी पुट कर दें। इस 2x को टी पुट कर दो, ठीक है। ये नोट आपसे कह रहा है कि अगर कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 2x को टी पुट करोगे, 2x को टी पुट करोगे तो dx की वैल्यू निकल कर आएगी dt/2, इसकी वैल्यू dt/2 आएगी। फिर आप फौरन एक ही डिब्बा बनाओगे, इधर इधर लिखोगे x और इधर लिखोगे t। x की वैल्यू जब 0 है तो t की वैल्यू, इसकी वैल्यू पाई/4 है तो इसकी वैल्यू पाई/2 है, ठीक है। ये कितना निकल कर आया? 0 से लेकर पाई/2 में 1/2 ln के अंदर साइन t, यहां पर क्या आया? dt। और इसकी वैल्यू आपको पता है 0 से पाई/2 में ln साइन t की वैल्यू कितनी होती है? -पाई/2 ln2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई होता है वो -पाई/2 ln2, मतलब कि माइनस में पाई/4 ln2। सिंपल क्वेश्चन। जब आपको रिजल्ट पता है, अगर आपको रिजल्ट नहीं पता, अगर आपने रिजल्ट नहीं याद रख कर रखा है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका सॉल्यूशन अभी दिखाया है, लेंथी सॉल्यूशन है, बिना बात एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में था कि अगर आप यहां तक आ भी गए रिमूवल ऑफ एक्स करके, और अगर आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू सेट याद नहीं है कि पाई/4 है, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर किंग लगाकर। इसको आप कोई I1 मानोगे और फिर सॉल्व करोगे, अगर आपको रिजल्ट नहीं याद है। मैंने ये वाली बात कही थी, रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एंड स्टेप से आप रिजल्ट पे ही पहुंचोगे। इतनी बात में परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन पे आऊं। 0 से पाई/4 में आपके पास लिखा हुआ है ln tan x प्लस में cot x, यहां पर लगा है dx। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप कहोगे साइन कॉस की बात ही तो नहीं हो रही इसके अंदर, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। tan x प्लस cot x को मैं कुछ नहीं पुट करने जा रहा, मैं 0 से लेकर पाई/4 में इसको ln के अंदर, हाँ भाई ये निकल कर आएगा आपके पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस में निकल कर आएगा आपके पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अगर मैंने एलसीएम ले लिया अंदर ही अंदर, तो नीचे तो कॉस एक्स साइन एक्स आया, और यहां क्या बन गया आपके पास? साइन स्क्वायर, वहां क्या बन गया? कॉस स्क्वायर। पाई/4 ही है, हाँ पाई/4 है, ठीक है। 0 से पाई/4 में आपके पास ln के अंदर यहां निकल कर आया 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपके पास बराबर हो जाएगी 0 से लेकर पाई/4 में एक निकल कर आएगा ln2 dx, माइनस में 0 से लेकर पाई/4 में ln साइन 2x। क्या यूज कर लेंगे? डायरेक्ट। अरे इसको साइन 2x तो बनाएंगे ना ऊपर नीचे 2 करके, तो ln2 माइनस आएगा, और इसको अभी सॉल्व किया है। अगर आप ये इसका रिजल्ट नहीं याद रखना है, लेकिन इसको जस्ट अभी कर चुके हैं, आपको इसका तरीका पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए 2x को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। अगर ये 0 से पाई/2 होता तो मैं इसको ऊपर ले जाके कोसेक और सेक बनाता, और ln कोसेक और ln सेक एक्स में तोड़ देता, अगर ये क्या होता? पाई/2 होता, लेकिन ये पाई/2 नहीं है। तो यहां आपके पास ln2 आया, ln2 के साथ निकल कर आया पाई/4, माइनस में आपके पास माइनस पाई/4 ln2, कितनी वैल्यू निकल कर आई आपके पास? पाई/2 ln2। कोई परेशानी नहीं? अच्छा, आपका यहां से क्या कर सकते थे कि इसको कोसेक 2x में भी कन्वर्ट कर सकते थे, खैर उससे कोई फायदा नहीं होता, माइनस करना ही पड़ता है एंड में आके। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? tan x प्लस cot x। अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन में 0 से लेकर इनफाइनाइट ln के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है x प्लस 1/x, और नीचे आपके पास पड़ा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर लगा हुआ है dx। सोचो, सब्स्टिट्यूशन सोचो, x की जगह पर tan थीटा, क्योंकि नीचे पड़ा है डेरिवेटिव, tan थीटा रखते। सब्स्टिट्यूशन सोचना, सब्स्टिट्यूशन
तो उसके पता चला कि एक्स की जगह पर टेन थीटा रख देंगे, एक्स की जगह टेन थीटा रख देंगे तो dx निकल कर आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। लिमिट में चेंज आएगा आपके पास, क्या चेंज आएगा भाई, एक्स की वैल्यू जीरो रखनी है और इनफाइनाइट, जीरो रखेंगे तो जीरो, इनफाइनाइट रखेंगे तो पाई बाई टू। तो लिमिट चली गई आपके पास जीरो से लेकर पाई बाई टू में, ln के अंदर टेन थीटा यहां पर आएगा प्लस में कॉट थीटा यहां पर आएगा, और नीचे निकल कर आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx निकल कर आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये और ये कट गए आपस में। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये वही पिछला क्वेश्चन हो गया एकदम, लेकिन अब की बार ln के अंदर आपने लिख दिया यहां पर वन अपॉन जब साइन थीटा कॉस थीटा आया, ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाके ln के अंदर सेक थीटा कोसेक थीटा कर लेंगे और बांट देंगे। ये आया निकल के, आपने इसको फॉरन जीरो टू पाई बाई टू ln के अंदर सेक थीटा प्लस में ln के अंदर कोसेक थीटा, माइनस साइन के साथ वो भी कर सकते हैं, साइन और कॉस, साइन कॉस कर देंगे, ठीक है, ये कर दिया। इसमें भी आपको पता है कि ये अपने आप में रिजल्ट बन गया कितना, पाई बाई टू ln टू का, ये भी रिजल्ट बन गया कितना, पाई बाई टू ln टू का, कितना आ गया ये पाई के साथ ln टू। सब बात इस पर डिपेंड करती है कि आपको रिजल्ट याद है, अगर आपको रिजल्ट नहीं याद है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, यहां के आगे ये इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कोई परेशानी? अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आया माइनस पाई बाई फोर से लेकर पाई बाई फोर में, ln के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर में। आपको माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर बिल्कुल चीख चीख के बताता है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमारे अंदर, प्रॉपर्टी फाइव, माइनस ए से एट पड़ा हुआ है आपके पास सीधा सीधा। अच्छा, प्रॉपर्टी फाइव में ये वाला फंक्शन कैसा होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये भी ऐसा होता है, ठीक है, लॉग भी ऐसा ही, वो अंदर वाला भी ऐसी, नाइदर इवन नॉर ऑड। और नाइदर इवन नॉर ऑड का तरीका क्या था कि जीरो से पाई बाई फोर लिखा मैंने, एक बार एफ एक्स लिखूंगा और एक बार एफ ऑफ माइनस एक्स लिखूंगा, तो ln के अंदर एक बार आपके पास निकल कर आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिख रहा हूं उसको कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक बार प्लस में आपके पास ln के अंदर निकल कर आएगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, क्योंकि जब आप x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो साइन तो माइनस निकाल देगा बाहर, लेकिन कॉस खा जाएगा, कॉस तो ऐसे ही रहेगा, साइन के बाहर माइनस लग जाएगा। जीरो से पाई बाई फोर में यहां ln के अंदर ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनाएगा, जो बना देगा कॉस टू एक्स। और यहां के आगे आपको पता है कि अगर ऐसा बनकर आ गया तो टू एक्स को क्या रखना है, टी रखना है, पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर, टू एक्स को क्या रखना है, टी रखना है। टू एक्स की वैल्यू को आपने टी रख दिया, आपके dx की वैल्यू dt बाई टू आ गई। t की वैल्यू अगर 2x है तो ये जीरो से लेकर पाई बाई टू हो गया, यहां ln के अंदर cos के अंदर t बन गया, और यहां पर dt बन गया, और यहां वन बाई टू आ गया, ठीक है। ln cos t तो डायरेक्ट सेट से आंसर निकलेगा माइनस पाई बाई टू ln टू, तो माइनस पाई बाई फोर ln टू आ जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर, माइनस पाई बाई फोर ln टू, सिंपल क्वेश्चन। माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू में इंटीग्रेशन में आ गया ln के अंदर, देखो क्या लिख कर आ रहा है ln के अंदर, पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस आर अपॉन यहां पर लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स प्लस आर, क्या है कोई लॉग के अंदर ये एक टर्म है, अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा ए प्लस बी, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है मॉड के अंदर साइन एक्स, ये लगा है पूरा मॉड ln के अंदर, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, सही लिखा, माइनस पाई बाई टू से पाई,
ये तो देखते ही पता चल रहा है एकदम सीधा सीधा, ये तो प्रोबेबिलिटी 5 का क्वेश्चन है पहले तो, उसके बाद भले ही किसी का बन जाए। तो लॉग के अंदर तीन तीन टर्म बैठे हुए हैं। पहले तो आपने इनको हटाया कि -π/2 से लेकर π/2 में भाई ln के अंदर पहले तो हम लिखेंगे px² प्लस में qx प्लस में r अपॉन px² माइनस में qx प्लस में r। लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, प्लस में ln के अंदर निकल कर आएगा a प्लस बी, प्लस में ln के अंदर निकल कर आएगा मॉड में sin x। ठीक है भाई, -π/2 से π/2 में। ये अपने आप में कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट है ये, इवन। ये अपने आप में कैसा फंक्शन है? x की जगह में इवन। ठीक है, तो इन पे तो लगेगी, लेकिन ये अपने आप में, इसको अगर आप x की जगह -x पुट करोगे तो देखो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे, लॉग के बाहर माइनस आ जाएगा, लॉग के बाहर माइनस आएगा। ये कैसा फंक्शन है? और ये ऑड है, तो इसका आंसर कितना निकलना है? 0। तीनों पे इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा ना, बटेगा कि नहीं बटेगा? तीनों पे इंटीग्रेशन बढ़ गया। अच्छा, बाकी जो आंसर निकल कर आया वो 2 टाइम्स 0 से लेकर π/2 में ln के अंदर a प्लस बी, यहां पर लगा dx, प्लस में 2 टाइम्स 0 से लेकर π/2 में ln के अंदर मॉड sin x। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या होगा? क्योंकि 0 से π/2 की लिमिट है, साइन पॉजिटिव होता है, मॉड एज इट इज खुलेगा और ln sin x का डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे। निकाल लिया जाएगा इसको तो। ठीक है, तो ये आपके पास निकल कर आएगा पाई के साथ ln a प्लस बी, प्लस में माइनस में पाई के साथ ln 2, मॉड्यूलस ln sin x बन जाएगा -π/2 ln 2 से कट जाएगा माइनस। बहुत दिल चाह रहा है पाई को कॉमन निकाल के ln a प्लस b/2 कर लो, जितना दिल चाह उसे खूबसूरत बनाओ, कोई तकलीफ नहीं है। आओ हम भी लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है a प्लस b/2, कितना बढ़िया हो गया और अच्छा लग रहा है, जितना अच्छा बनाना बनाते रहो। आ गया हो भाई प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 पीरियोडिक फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अंदर इसको चार प्रॉपर्टी है, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, चार बातें बोलता है पीरियोडिक फंक्शन। उससे पहले आपको पीरियोडिक फंक्शन पता होना चाहिए कि एफ एक्स अगर अपने आप में पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ के अंदर एक्स प्लस टी की वैल्यू बराबर किसकी होगी? एफ एक्स के, जहां पे टी कौन सा वाला पीरियड होता है? फंडामेंटल पीरियड। अगर ऐसा है तो ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए, मुझे प्रूफ के लिए चाहिए कि 2t की वैल्यू भी कितनी होगी? एफ एक्स ही होगी। अरे x प्लस 2t की वैल्यू वापस कितनी होगी? एफ एक्स होगी। डबल कर दो फंडामेंटल पीरियड का, कोई फर्क नहीं। तो इसका जो पहला वाला पार्ट आता है वो क्या कहता है? वो आपसे कहता है कि अगर 0 से लेकर nt में वेयर p इज द फंडामेंटल पीरियड, आप एफ एक्स डी एक्स लिख रहे हो तो उसकी वैल्यू निकल कर आती है n टाइम 0 से t में एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपल बात देखना पहले तो, अरे मैं साइन का बना ही नहीं रहा। ठीक है, यहां तक फंडामेंटल पीरियड होगा t, ये 2t हो जाएगा, यहां पर जाकर कितना हो जाएगा? nt हो जाएगा। ये कितने ट्राइंगल अगर पीरियोडिक का सेम फंक्शन बनेगा? ये कितने ट्राइंगल आ रहे हैं? n ट्राइंगल्स आ रहे हैं। तो अगर आपको n ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n टाइम्स इनटू एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल कितना आएगा कि 0 से 2 का इंटीग्रेशन कर दिया किसका? एफ एक्स का। वही काम किया है कि 0 से nt का निकालना था अगर आपको एरिया, इसका मतलब इन सारे ट्राइंगल के एरिया का सम निकालना था, उसके लिए काम कर दिया। नहीं, साइन के अंदर अगर तुम उसका फंडामेंटल पीरियड ले लोगे, कोई सा फंडामेंटल पीरियड, तो उसका आंसर 0 आता है, क्योंकि 0 से 2 पाई में साइन का एरिया 0 रहेगा, तो अब वहां पे दिखाना मुश्किल पड़ जाता फिर कि सब 0 या फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है ना उसका साइन का।
या तो मॉड साइन ले फिर। तो हमने बढ़िया ले लिया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स ले लिया। ये क्या होता है ना कुछ कॉस इनवर्स कॉस एक्स, भूल जाते हैं क्या होता है। आगे बढ़ो, इसका इसका प्रूफ है, एनालिटिकल प्रूफ जो होता है, असल में कई क्वेश्चन करने पड़ जाते हैं ऐसे एनालिटिकल प्रूफ से, जो तरीका है इसका। ठीक है, तो आपने LHS की वैल्यू 0 से लेकर NT तक एफ एक्स डी, इसमें मेन चीज क्या देखनी होती है आपको, सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ आपको देखना है कि कैसा सब्स्टिट्यूशन किया है इसको, इस प्रूफ को लाने के लिए। तो आपने पहले तो लिखा 0 से T, एक फंडामेंटल पीरियड लिया। मैं क्या लगा रहा हूं, प्रॉपर्टी 3 लगा रहा हूं। ओह हाँ, प्रॉपर्टी 3 होती है, लिमिट स्प्लिट करी गई, हर फंडामेंटल पीरियड पे स्प्लिट करूंगा। अगला कहां से कहां लेके जाऊंगा, T से लेकर 2T में एफ एक्स डी एक्स। अगला कहां से कहां लेके जाएंगे फिर, 2T से लेकर 3T में एफ एक्स डी एक्स, और ऐसे चलते जाएंगे आप। लास्ट वाला n-1 टाइम्स T से लेकर NT तक लेके जाओगे किसको, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी कोई तकलीफ नहीं मुझे, इसी फंक्शन को देखो, इसी इंटीग्रेशन को n टाइम्स चाहिए आरएचएस बनाने के लिए। इसी को अगर n टाइम्स चाहिए तो आपको पता है सबकी लिमिट अगर 0 से T कर दी जाए तो एक बार को सब एक साथ ऐड हो सकते। लिमिट 0 से T करने वाला सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा भाई, x की वैल्यू पुट करी गई T1 माइनस में T या प्लस में T। x की वैल्यू जब मैं T पुट करूंगा ये 0 आएगा, 2T पुट करूंगा तो T आ जाएगा। सही है, पहले इंटीग्रेशन पता है क्या तुम्हें fx का, तो कुछ नहीं ऐसे। इसमें देखो मैं कह रहा हूं मुझे सब्स्टिट्यूशन दिखाना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं आप लोग, क्या सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी इसमें। बस इसमें लिमिट का डिब्बा बनाएंगे, dx तो dt के बराबर है T1 के। वेरिएबल ही नहीं समझ पा रहे होगे मुझे लग रहा है, मैं से T लिख देता हूं, इसको अगले वाले को U में कर दूंगा। ये x आया, ये T आया। हाँ भाई लिमिट बताओ, जब इसकी वैल्यू पुट हो गई आपके पास T, तो इस T की वैल्यू कितनी आ गई, 0। जब इसकी वैल्यू पुट हो गई 2T, इसकी वैल्यू 2T पुट करूंगा, इसको मिला के माइनस करूंगा, इसकी वैल्यू T आ जाएगी। कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, अच्छा सिमिलर तरीके से यहां पर x की वैल्यू मैं पुट करूंगा u प्लस 2T, क्योंकि यहां 2T से शुरू हो रहा है। मतलब कि आप कैसा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, लोअर लिमिट लगा रहे हो यहां पर। लोअर लिमिट देखना, लोअर लिमिट लगी तो आपको यहां से पता चलेगा कि देखो ये x आया और ये u आया। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 2T पुट करी गई तो ये 0 हो गई, x की वैल्यू जब 3T पुट करी गई तो ये T हो गई, तो 0 से u में चला गया। अच्छा यहां पर मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया z प्लस n-1 टाइम्स T, n-1 टाइम्स T पुट किया, लोअर लिमिट। क्लियर हो रही है बात कि लोअर लिमिट में करना है। ठीक है, यहां पर आपने लिखा x और यहां पर लिखा आपने z। ठीक है, जब x की वैल्यू आप पुट करोगे n-1 टाइम्स T तो z की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, जब x की वैल्यू NT पुट करोगे तो z की वैल्यू T आ जाएगी। इस बात पे ध्यान देना बस अच्छे से कि अच्छा मैं x की वैल्यू अगर n-1 टाइम्स T पुट कर रहा हूं, ये और ये कट जाएंगे, z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ कि लोअर लिमिट x की वैल्यू, जो नया वेरिएबल आप ला रहे हो, प्लस में लोअर लिमिट। अब देखो क्या क्या बनकर आए वो, ये 0 टू T में आपके पास लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, प्लस में ये 0 टू T में आपके पास लिखा हुआ है एफ टी प्लस टी और डी टी। ये आपके पास 0 टू T में लिखा हुआ है f के अंदर u प्लस 2T और dt। ऐसे चलते जा रहे हैं हम, और यहां पर 0 से T में आपके पास लिखा हुआ है f के अंदर z प्लस n-1 टाइम्स T dz, ये du होगा। इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं। अच्छा फंक्शन के बारे में आपको पता है, अगर वो पीरियोडिक फंक्शन है, ये उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके अंदर अगर आपने एक फंडामेंटल पीरियड ऐड कर दिया वापस ft निकलेगा, ये वापस ft निकलने वाला है। 0 से T में क्या निकल कर आएगा, ft। फिर ये भी फंडामेंटल पीरियड का ट्वाइस हो गया आपके पास, ये 0 से T में आपके निकलने आ रहा है fu du। ठीक है, फिर ये निकल कर आने वाला है 0 से T में आपके पास fz dz, और डमी वेरिएबल लगाते ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एफ एक्स डी एक्स बन जाएंगे। कितनी बार आ गया आपके पास एफ एक्स डी एक्स, ये भी एक निकला था। ठीक है, n टाइम 0 से T में एफ एक्स डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन देखा आपने, सब्स्टिट्यूशन कि कैसे सब्स्टिट्यूशन से हम सेम कर लाए।
कोई परेशानी नहीं, लिख लिया सब। दूसरा देखो इसका पार्ट, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास a से लेकर a प्लस एन टी में अगर आपके पास एफ एक्स डी एक्स आता है, a से लेकर a कोई वैल्यू है बीच में लाई कर रही है डोमेन की, ठीक है, तो आपके पास n टाइम 0 टू t एफ एक्स डी एक्स आएगा। वही सेम जो पिछले वाले में आया था वही इसमें आएगा। मैं आपको सिंपल चीज दिखाता हूं पहले, ठीक है। मान लिया आपके पास ऐसा फंक्शन है, ठीक है, ये t आया, ये 2t आया, ठीक है। मान लिया यहां पर था a, मैं बात कर रहा हूं a से लेकर a प्लस टी की, मैं n की वैल्यू 1 ले रहा हूं, भी ले सकता हूं मैं n की वैल्यू 1, ठीक है, a से लेकर a प्लस टी। अच्छा, अगर यहां पर a आया है, आपको पता है फंडामेंटल पीरियड अगर ऐड करोगे तो a पर जितनी वैल्यू मिल रही है तो ये जो a प्लस टी आएगा वो t आगे जाके यहां पर मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा आपको a प्लस टी। अब आपको एरिया निकालना है इसका, a से लेकर a प्लस टी का। ध्यान देना भाई, ये वाला एरिया हुआ और ये वाला एरिया हुआ, इसको अगर मैं यहां लगा दूं तो एक ट्राइंगल का एरिया आ गया, ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया, वो बराबर होगा किसके, 0 से 2 तक के। अगर एक बार हो रहा है, अगर ऐसे ही n बार हो रहा है a प्लस एन टी, तो ऐसे ही होगा कि जो यहां पर छोटा सा पार्ट है वो आखिरी n वाले में लग जाएगा जाकर। बात समझ में आ रही है इसमें, कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले तो इसको लिखो, n टाइम 0 से t में निकलता है, a से t में नहीं निकलता, 0 से t में निकलता है। यहां बात कर लेते हैं, n बिलोंग्स टू i है भाई। अभी जो ये जो लिमिट होती है x की वैल्यू होती है, ध्यान देना, प्रूफ दिखा रहा, मुझे एनालिटिकल प्रूफ दिखाना है। हाँ भाई, एनटी पहले आएगा कि a प्लस एन टी पहले आएगा, भाई इतनी बात ध्यान में रखनी। एनटी आएगा पहले कि a प्लस एन टी, पहले क्या आएगा आपके पास, एन टी, उसके अंदर क्या ऐड होगा, a ऐड हो जाएगा, तो ये a प्लस एन टी उसके आगे जाएगा। कोई भी चीज ऐड हो रही है वैल्यू आगे चली जाएगी, इतनी बात में परेशानी नहीं। अगर 0 इधर है और a उधर है, ठीक है, देखना एनालिटिकल प्रूफ जो आएगा इसका, कि a से लेकर a प्लस एन टी में एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। पिछली वाली का यूज करते हुए करेंगे कि a से लेकर पहले में ले गया 0, a से कहां ले गए, 0 ले गए, और फिर 0 से एन टी ले जाएंगे, 0 से लेकर एन टी आपके पास एफ एक्स डी एक्स, और फिर आप एन टी से लेकर जाओगे उसे a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। पहले a से 0 पे गए, फिर 0 से एन टी पे गए, और फिर एन टी से a प्लस एन टी में गए। आपको पता है a से लेकर a प्लस एन टी जा रहे हो, a से 0, अरे 0 शुरुआत कहां से हो रही है, शुरुआत कहां से हो रही है, a से शुरुआत हो रही है, a से शुरुआत हो रही है। तो पहले मैंने क्या किया, मैं a से 0 गया, फिर 0 से कहां गया, एन टी गया, और फिर एन टी से कहां गया, a प्लस एन टी गया। ये चीज एक बार इस तरफ ऐड होगी, एरिया इस तरफ वाला और उस तरफ वाला कट जाएगा, आपस में कट जाना चाहिए। अरे अरे डायरेक्शन तो बदल गई, पहली क्लास में बात करी थी कि अगर इस तरह से इधर स्वीप करेंगे एरिया तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। आओ देखना, इसको मैंने लिख दिया माइनस साइन के साथ, 0 से a में एफ एक्स डी एक्स, कुछ नहीं कर रहा इसके अंदर, और प्लस में इसको आप n टाइम 0 टू टी एफ टी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अरे ये किसको लिख दिया, ये अभी जो पहली वाली बात पढ़ी उसमें यही तो पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद अगले वाले में कर रहा है सब्स्टिट्यूशन। बताओ भाई, सब्स्टिट्यूशन अभी देखा क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन, x की जगह पर क्या पुट कर दूं, t प्लस एन टी कर दूं पुट। अच्छा, अगर t प्लस एन टी पुट कर दूंगा मैं, ठीक है, तो ये x लिखा हुआ, ये t लिखा हुआ। बताओ, जब x की वैल्यू एन टी आई है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब x की वैल्यू आपके पास कितनी है, a प्लस एन टी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a, ठीक है। तो कहां से कहां चला गया ये, 0 से लेकर a में आपके पास लिखा हुआ है f के अंदर t प्लस एन टी और dt, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये जो t प्लस एन टी लिखा हुआ है, आपको पता है फंक्शन अपने आप में पीरियोडिक है। अगर आप कोई भी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड ऐड कर रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वापस एफ टी निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 0 से a में पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाते हुए ये निकला, और फिर प्रॉपर्टी 1 डमी वेरिएबल यूज करते हुए आपने बोल दिया ये एफ एक्स डी एक्स है, और ये माइनस साइन के साथ 0 में a में एफ एक्स डी एक्स है।
और ये आपके पास n के अंदर 0 से t में f(x) dx, ठीक है, और ये कट गए। बात समझ, ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है? ये सब्स्टिट्यूशन ऐसे समझ में आता है जब आप प्रूफ देखते हो कि अच्छा क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि वो हट जाए नीचे से वापस 0 से a बन जाए। देखो लिखा है, लिख लिया। इसी में दूसरे वाले में नोट डाल के क्या बात आती है, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप a से लेकर a प्लस एन टी लेकर जा रहे थे किसको, f(x) dx को, तो जो आंसर निकल कर आया वो n में 0 से t में f(x) dx निकल कर आया, वेयर t इज द फंडामेंटल पीरियड। ये जो आंसर निकल कर आता है आपका, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a। यही बात आपको नोटिस करनी है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ए आ रहा है, मतलब कि ए कुछ भी हो आपकी वैल्यू पर असर नहीं डालेगा वो, आपका आंसर हर बार यही निकल कर आएगा। इंडिपेंडेंट हो उसमें से ए हट जाता है, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है कि अपने आप में कैसा होता है ये फंक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो जाता है। बात समझ में आ रही है इतनी? तीसरे पर आऊं। तीसरा देखो भाई, तीसरा पार्ट कि अगर आपके पास एन टी से लेकर एम टी में आपके पास f(x) dx जा रहा है, वेयर टी इज द फंडामेंटल पीरियड, एफ अपने आप में पीरियोडिक फंक्शन है, तो वो वैल्यू निकल कर आती है m माइनस एन टाइम्स 0 टू t f(x) dx, m माइनस एन टाइम्स, आराम से फंडामेंटल पीरियड का कोई मल्टीपल है वो। ठीक है, मान लो यहां पर आपके पास कहीं, यहां पर आपके पास एन टी था, चलते हुए आ रहे दूर से, ऐसे मान लेते, ठीक है, और यहां पर आपके पास एम टी था, ठीक है, आपको एन टी से लेकर एम टी में चाहिए, मतलब पूरे पूरे कितने ट्राइंगल चाहिए आपको, 3 ट्राइंगल चाहिए, ठीक है, 3 ट्राइंगल चाहिए। 3 डिफरेंस किसके अंदर रहा होगा, अगर ये 5t रहा होगा तो वो 8t रहा होगा, ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस किसका है, ये जो 3 का डिफरेंस आ रहा है किसका डिफरेंस है, m माइनस एन का, तो m माइनस एन टाइम्स एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, और एक ट्राइंगल आपको कहां से कहां में मिलता है, 0 से t में मिल जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा वो प्रूफ में होगा, अगर प्रूफ करना हो तो एनटी से कहां ले जाओ, 0 ले जाओ, और 0 से कहां ले जाओ, एमटी ले जाओ, बिल्कुल। नहीं लेके जाएंगे ऐसे, अच्छा कर लेंगे ठीक है, कि पहले यहां लेके जाओगे तो ये माइनस साइन वाला आएगा एन टाइम्स, और फिर यहां लेके जाओगे तो ये प्लस साइन वाला आएगा, तो एम के साथ प्लस साइन वाला आएगा और एन के साथ माइनस साइन वाला आएगा, 0 से 2 में सेम आ जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं। अब तो आप सब्स्टिट्यूशन भी समझ गए हो। आगे चौथी चीज कि a प्लस एन टी के साथ अगर आपके पास b प्लस एन टी दे रखा है f(x) dx में, सीधा सीधा आंसर निकलता है a से b में f(x) dx इंडिपेंडेंट ऑफ n, a से b में f(x) dx। ठीक है, मान लो यहां a था और यहां b था, देखना ध्यान से, इतना एरिया चाहिए आपको, ठीक है, अगर आपने a प्लस एन टी किया वो बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, इतने इधर जाएगा इस कोने से a प्लस एन टी, और ऐसे b जाएगा b प्लस एन टी। अब इनके बीच का अगर आपको एरिया निकालना है वही सेम एरिया आएगा, तो अगर आपको यहां का एरिया निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, जो यहां का एरिया था, वही लिखा है, बाद में तकलीफ होनी नहीं है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से अगर सोचा जाए ऐसे
कि अगर आपको a प्लस एन टी से कभी निकालना पड़ जाए b प्लस एम टी का एरिया, तो क्या बनाओगे? ये प्रॉपर्टी होती नहीं है, लेकिन अगर सोच रहे हैं किसको माइनस कर देंगे? हाँ हाँ हाँ, बी से था, ये से बी तक, हाँ भाई, ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस में एम माइनस एन, जीरो से टी में एफ एक्स डी एक्स। दोनों प्रॉपर्टी लग रही है एक साथ। ए से बी में गए, एफ एक्स डी एक्स लगा लिया, ए से बी का कुछ डिफरेंस होगा, फिर एम टी और एन टी का कुछ एक डिफरेंस होगा, उसके डिफरेंस के लिए ये और इस डिफरेंस के लिए ये। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन देखो भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि आपके पास पाई से लेकर 10 पाई तक मॉड्यूलस में साइन एक्स डीएक्स पड़ा हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जीरो से लेकर आपके पास 400 पाई में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 पड़ा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, जीरो से लेकर 16 पाई बाई 3 में आपके पास मॉड्यूलस में साइन एक्स पड़ा हुआ है। ये तीन सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए पहले तो। 9 इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हुआ? क्या क्या लिखोगे इसको, ये बताओ। ये आपका क्या जा रहा है? ये 10 के अंदर 10 पाई माइनस पाई, ये तो लिखेंगे। अरे सॉरी, 10 माइनस 1 ही तो लिखेंगे। ये आपके पास 10 टाइम्स फंडामेंटल पीरियड है, 10 टी है और ये सिर्फ टी है, तो 10 माइनस 1 लिख लिया। और जीरो से पाई में एक फंडामेंटल पीरियड में आपका मॉड्यूलस में साइन एक्स, क्योंकि इसका फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, 2 पाई तो नहीं होता, तो 9 टाइम्स आपके पास आ गया 2, मतलब 18 आ गया। नाइन इंटू टू। ठीक है, यहां पर आप क्या करोगे? आप पहले तो अगर थोड़ा सा इसको देख लो तो ये अपने आप में मॉड्यूलस में साइन एक्स निकलेगा, ये भी, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स निकलेगा, 2 से 2 कटेगा, मॉड्यूलस में साइन एक्स। अगर ये मॉड्यूलस में साइन एक्स निकल कर आया, आपको इसका फंडामेंटल पीरियड पता है कितना होता है? पाई। आपने 400 टाइम्स जीरो से पाई में मॉड साइन एक्स लिख दिया। 400 एनटी तक जा रहा है ना वो, जीरो से एनटी तक, एन को बाहर उतार लिया। पहली प्रॉपर्टी 7.1। ठीक है, कितने आ गया? 800 आ गया। ये वाला 32 पाई बाई 3, 32 पाई बाई 3 देखते हैं। 16 पाई बाई 3 कितना आया भाई? जीरो से लेकर 5 पाई प्लस पाई बाई 3 आया। अरे ये पीरियड थोड़ी, इसका फंडामेंटल पीरियड है 16 टाइम्स फंडामेंटल। ये 16 टाइम्स फंडामेंटल पीरियड तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जीरो से लेकर 5 पाई प्लस पाई बाई 3 आया, ये निकल कर आया। अच्छा, आराम से देखना इसको कि आप इसको जीरो से लेकर पाई बाई 3 मॉड्यूलस में साइन एक्स डीएक्स, और ऐसे करके पाई बाई 3 से लेकर 5 पाई प्लस पाई बाई 3 मॉड्यूल। ये तो मैं प्रूफ पे चला गया एकदम से, बिना बात प्रूफ करवा रहे हो। ऐसे लेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके पास ए से लेकर, देखो ये यहां पे लगा, ए से लेकर ए प्लस एन टी लिखा हुआ। ये 7.2 यही दिया आपके पास। ए से लेकर ए प्लस एन टी किसके बराबर आता है? अरे एन टाइम्स 0 टू टी के बराबर आ जाता है। कितना आ जाएगा? प्लस में 5 टाइम्स जीरो से लेकर पाई में मॉड्यूलस में साइन एक्स। ठीक है, ये जीरो से लेकर पाई बाई 3 का अलग खुलेगा, जीरो से पाई बाई 3 का। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आता है भाई जीरो से पाई बाई 3 में? साइन का क्या बन जाएगा आपके पास? माइनस कॉस एक्स। जीरो से पाई बाई 3, वो साइन पॉजिटिव है, एज इट इज खुला, जीरो लगा दिया, पाई बाई 3 लगा दिया। ठीक है, पहले जीरो पुट कर देंगे, आ गया 1, माइनस साइन के साथ पाई बाई 3 पुट कर दूंगा तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, प्लस में 10।
ठीक है, तो 10+1/2 21/2, भाई क्या बता रहे थे, 32/3। पैट वो देखने लगे कि अच्छा जो इसके साथ रख कर आ रहा है उसे मल्टीप्लाई करना वही है, अगर फंडामेंटल पीरियड से मल्टीप्लाई, ये क्या हो रहा है देखो, ये तो सिंपल समझने वाली बात है कि भाई पहला वाला जो आपका कहां गया, पहला ये रहा, ठीक है, वो यही तो था कि अगर फंडामेंटल पीरियड के साथ एन आ गया है तो इसके साथ आपको किसको मल्टीप्लाई कर देना है, एन को मल्टीप्लाई करना है, ये तो काम है ही एक। लेकिन वो जब बन भी तो रही हो, ये फंडामेंटल पीरियड थोड़ी होता है पाई/3, तो पहले उसे ब्रेक करोगे अगर फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा तो, पहले ब्रेक करोगे 5 प्लस पाई/3 में, तो एक बार आप 0 से पाई/3 ले गए, फिर पाई/3 से 5 पाई/3 ले गए, ये आपका लगा देगा प्रॉपर्टी डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है, ए से लेकर ए प्लस एन टी, ए प्लस एन टी, ए से लेकर, 0 से लेकर ए प्लस एन टी की प्रॉपर्टी नहीं थी, ए से लेकर ए प्लस एन टी की थी, तो पहले आपने 0 से ए ब्रेक किया और फिर ए से लेकर ए प्लस एन टी ब्रेक किया। ध्यान से देखना, ध्यान से, इसीलिए ध्यान देखना होता है, बातें नहीं करनी होती प्रॉपर्टी पढ़ाते टाइम, ठीक है, ऐसे खो जाते हैं उसमें। तीनों हो गए, सिंपल क्वेश्चन है, तो अगले पर आओ। जीरो से 10 में अपॉन 2 की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये GIF लगा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ना तो ये पीरियोडिक है ना ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक में लगती है प्रॉपर्टी सवाती में, फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा ऊपर, आप इसको लिखोगे 0 से 10 में 2 की पावर में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ठीक है, मतलब कि 0 से 10 में आपके पास 2 की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx आ गया, और आपको पता है कि फंडामेंटल पीरियड किसका है, इसका इतना, इसका t इज इक्वल टू 1, t की वैल्यू 1 है, तो 10 टाइम्स 0 से 1 में 2 की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ये तो निकल कर आएगा। 10 इसका फंडामेंटल पीरियड है, मतलब 0 से लेकर आपका जा रहा है nt तक, nt तक, तो n बाहर आ गया, 0 से t fx dx, 0 से t जो fx dx है उसमें आपको पता है 0 से 1 जब रहता है तो उस टाइम पे फ्रैक्शनल पार्ट खुलकर आता है एज इट इज, 10 लगा हुआ है, 2 की पावर में x ln, अरे 2 की पावर में x अपॉन ln2, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। ठीक है, जब आप 1 पुट करोगे तो 20 अपॉन ln2, जब आप 0 पुट करोगे तो 10 अपॉन ln2, मतलब आपके पास निकल कर आएगा 10 अपॉन ln2। कोई परेशानी इसके अंदर? समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें 0 से लेकर 10.7 ले लिया मैंने, यही सेम क्वेश्चन, 2 की पावर x, 2 की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 10.7 लिया है, 10 तक की तो बात ठीक थी, लेकिन अब की बार 10.7 आया। तो 0 से लेकर 10.7 मतलब 10 प्लस 0.7, ठीक है, मैं 2 की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx दे रखा है, मतलब ये जिसका फंडामेंटल पीरियड t आपने फौरन बोल दिया कि वो 1 है। फंडामेंटल पीरियड पे 2 की पावर में चढ़ाने से तो फंडामेंटल पीरियड पे असर पड़ता नहीं, अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता तब पड़ता फर्क। तो पहले 0 से 0.7 ले जाओ, 0.7 2 की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और फिर आप इसे 0.7 से 10.7 तक ले गए, 2 की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और आपको पता है ये a से a प्लस एन टी तक चला गया, a से लेकर a प्लस एन टी तक, तो वो n टाइम्स 0 टू t निकल कर आएगा, n टाइम्स 0 टू t मतलब 0 टू 1, 2 पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और साथ में यहां पर अगर ये 0 से 0.7 जा रहा है तो इस इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका x रहता है, तो 0 टू 0.7 में आपके पास 2 की पावर में x dx ही रहा, n टाइम्स मतलब कि 10 टाइम्स आ गया, n की वैल्यू 10 थी भाई, a से लेकर a प्लस एन टी जा रहा है ना,
बिल्कुल, इस प्रॉपर्टी में थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये एंड में पढ़ रहे होते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते इस पे। किंग पे वैसे भी ज्यादा ध्यान है। इसका फॉर्मूले इसके अंदर चार चार हैं, इतने तो किसी में नहीं आए हैं फॉर्मूले के, चार फॉर्मूले ही आए हैं पहले, सबका एक एक फॉर्मूला था, उस पर बेस्ड बातें थी, में चार अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो उनका यूज आना चाहिए आपको। हुआ, हो गया होगा। टू की पावर में एक्स एल एन टू आया होगा यहाँ पर, टू की पावर में एक्स डिवाइड बाई एल एन टू, क्या वैल्यू पुट करनी है, 0 से लेकर 0.7 की। और ये तो भाई पिछला वाला क्वेश्चन कितना आया था पहले वाले का आंसर भाई, 10 अपॉन एल एन टू। यहां कर लोगे सॉल्व, कोई परेशानी नहीं होनी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, 0 से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर x में टू की पावर में x अपॉन टू की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। सिंपल क्वेश्चन एकदम। ग्रेटेस्ट इंटीजर में बिल्कुल, और बस ये करना है 0 से लेकर n, इसी में कॉन्फिडेंस लाना है ना, ये नहीं करना है कि पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिख कर आया n की तरह बिहेव करेगा, n की तरह बिहेव करेगा, आपको पता है इसका फंडामेंटल पीरियड 1 है, n टाइम्स 1 लिखा हुआ, मतलब कि n टाइम्स 0 से लेकर 1 में टू की पावर में x dx आया है, n टाइम्स मतलब n की वैल्यू किसके बराबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के। आंसर में ग्रेटेस्ट इंटीजर x लग कर आएगा। आंसर बता रहे हो, टू की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हाँ, ये n जो था ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया, अरे इसको माना है n ग्रेटेस्ट इंटीजर, और टू की पावर में x का, टू की पावर में x ln टू, मतलब 2 अपॉन ln टू माइनस में 1 अपॉन ln टू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन ln टू ये आ रहा होगा n बाई ln टू, है ना। ये डायरेक्टली थोड़ी इसका, ये अपने आप में फ्रैक्शनल पार्ट बैठा हुआ है, डायरेक्ट थोड़ी इंटीग्रेशन कर देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। तो इस चीज में आपको कॉन्फिडेंट हो जाना है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया है यहाँ एक लिमिट में लगा हुआ, तो बिल्कुल कोई तकलीफ की बात नहीं है, वो इंटीजर की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखो, 0 से लेकर आपको लिखा हुआ 41/2, 41/2, ई की पावर में लगा है 2x, यहां पर ई की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर में बैठा है 2x और ये लगा हुआ है dx, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। 0 से लेकर 41/2 चला गया, ई की पावर में आपको लग रहा है फ्रैक्शनल पार्ट में 2x जाएगा, 2x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, तो 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नहीं आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट में 2x आएगा। क्या, ठीक है। तो ये अपने आप में देखो, अब इसका फंडामेंटल पीरियड t की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, फंडामेंटल पीरियड हो रहा है, ये 1/2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 41 टाइम्स, n आपका 41 हो गया, 41 टाइम्स 0 से लेकर 1/2 में e की पावर में 2x बन जाएगा, सिर्फ e की पावर में क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब x की वैल्यू 0 से 1/2 जाएगी तो 2x 0 से 1 के बीच में रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट उसमें एज इट इज खुल जाता है। e की पावर में 2x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर में 2x डिवाइड बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1/2 तक, जब 1/2 पुट करूंगा तो 41 के साथ आपके पास निकल कर आया, 41/2 के साथ निकल कर आएगा e माइनस 1। हाँ, मैं कब कह रहा हूँ गलत बोल, सही बोला था आंसर। 41 टाइम्स 1/2 है, तो ऐसे इसके अंदर क्या कंफ्यूजन, क्या है इसका, बस छोटा सा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, कि इसके अंदर आप ऐसे सोच लग जाते हो कि 20 प्लस में 1/2 और 20 आपके पीरियड होगा, क्योंकि आपको लगता है कि फंडामेंटल पीरियड आज ही 1 है, फंडामेंटल पीरियड, ये बेसिक गलती है उसकी, लेकिन आप जैसे ये बनकर आया तो फंडामेंटल पीरियड तो बदल गया ना उसका, 1/2 हो गया।
कोई परेशानी इसके अंदर? ठीक है, अगर आपके पास दे रखा इफ एफ के अंदर x+1 की वैल्यू एफ के अरे x+1 प्लस में एफ के अंदर x+7 की वैल्यू 0 दे रखी है, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ t फॉर विच a से लेकर a प्लस टी fx dx will be independent of a। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी वैसे तो लीस्ट पॉसिबल पूछी जाती है, इसके लिए इंडिपेंडेंट हो जाए ए का। कब होता है ये ए का इंडिपेंडेंट? जब टी जो है, ये वाला टी जो है आपका क्या बन जाए, ठीक है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ठीक है, कब होगा? जब आपका टी क्या बन जाए, फंडामेंटल पीरियड बन जाए। उसी केस में तो बताया था ए से लेकर ए प्लस एन टी में वो ए से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो टी आपका फंडामेंटल पीरियड बन जाए, मतलब कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी निकालनी है, मतलब फंडामेंटल पीरियड निकालना है आपको। फंडामेंटल पीरियड अगर आपको निकालना है तो ये इक्वेशन से निकालना आता है हमको। पीरियड फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। कैसे करते हैं इसमें? इज इक्वल टू माइनस में एफ के अंदर x+7 कितना। हाँ भाई, एक क्या पुट करूं x की वैल्यू को? क्या पुट करूं? x-1 पुट कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। चलो ये बन गया fx इज इक्वल टू माइनस में f के अंदर, बिल्कुल जैसे कॉन्फिडेंट हो आपके सर, एक तरफ fx लिखा होता है उसमें मुझे अच्छा लगता है, और यहां पर कितना आया निकल के x+6। वैसे तो देख के बता दिया जाएगा यहां से पीरियड कितना है, कितना होगा यहां के हिसाब से। अरे 6 नहीं होता, अरे अगर ये fx इज इक्वल टू x+6 होता तब होता है 6। समझाया था फंक्शंस में कि आप डायरेक्टली भी बता सकते हो वहां से, लेकिन चलो ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x+6। तो ये बन जाएगा f के अंदर x+6 इज इक्वल टू माइनस में x के अंदर क्या बन जाएगा, x+12 बन जाएगा। ठीक है, fx+6 की वैल्यू माइनस में fx के बराबर है, तो ये बन गया आपके पास माइनस fx इज इक्वल टू माइनस में x+12। ठीक है, ये माइनस और माइनस कट गया आपके पास। fx की वैल्यू अगर में fx+12 के बराबर आई है तो इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, 12। बताया था इसका डबल हो जाता है। जो अगर यहाँ माइनस आ गया तो वहां अगर 6 लिखा है तो 12 आएगा, 4 लिखा है तो 8 आएगा। अगले ही स्टेप में क्योंकि निकल आता है। इससे ये सब बात समझाई थी कि आपको मतलब अगर आपसे ये नहीं मिल रहा है तो आपको अगर ये मिल जाए तो आप समझ जाओ ये भी बहुत बड़ी चीज मिली हमको। तो टी की वैल्यू आपकी 12 हो गई। फंडामेंटल पीरियड अगर 12 आया तो आपका टी 12 हो गया। इस बात पे कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए था। इसको इंडिपेंडेंट ऑफ ए होने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप इसका इंटीग्रेशन करके अगर लिमिट पुट करोगे तो ये वाला ए भी पुट होगा और ये वाला ए भी पुट होगा। उनको आपस में हट जाना है, वो तभी होता है जब ये टी जो है फंडामेंटल पीरियड बन जाए, प्रॉपर्टी से हट जाता है। इसलिए मैंने अलग से लिखवाया भी ये नोट आपको। फंडामेंटल पीरियड मल्टीपल, हाँ हाँ, पॉसिबल वैल्यूज बोली है ना उन्होंने, तो पॉसिबल वैल्यूज में अगर ऑप्शन दे रखे हो तो 12 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा। ठीक, अगर लीस्ट पॉसिबल दे रखा हो तो फंडामेंटल पीरियड बोल रहे हैं। मुझे लगा तुम कह रहे हो कि फंडामेंटल पीरियड मल्टीपल हो गए। ऐसी ऐसी गलत बात नहीं करनी चाहिए अब। ठीक है, हाँ, टी की वैल्यू हो सकती है मल्टीपल। वो होता रहता है बीच बीच में, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हो गया। अच्छा, बात यहाँ पे प्रॉपर्टी 7 खत्म करके बहुत बढ़िया मजा आएगा आपको। याद है न्यूटन लेबनीज थ्योरम? क्वेश्चन आएंगे अभी, किसी भी प्रॉपर्टी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, सारी प्रॉपर्टी से मिलके जो क्वेश्चन होते हैं वो सब एंड में आते हैं। न्यूटन लेबनीज थ्योरम। अब न्यूटन लेबनीज थ्योरम से पहले वही
कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, ठीक है, या आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन ए से बी में एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, या आपके पास इंटीग्रेशन में फाई एक्स से शाई एक्स, क्या लगाया था पिछली बार, जो भी लगाया था, फाई एक्स से शाई एक्स, ठीक है, ये दे रखा है। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, एक दूसरे को काट देंगे, सिर्फ क्या निकल कर आएगा आपके पास, एफ एक्स निकल कर आएगा। अगर आपने इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, तो वो जीरो निकल कर आएगा। इसका कितना निकल कर आएगा, जीरो निकल कर आएगा। ये फंक्शन नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आपकी ये इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही, तब आप समझ जाओ कि ये अपने आप में कांस्टेंट नहीं दे रखे। जैसे हमारे पास मोनोटोनिसिटी में एक क्वेश्चन था कि ये इंक्रीज करता है जब बी माइनस ए इंक्रीज करता है। अगर बी माइनस ए इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है बी और ए वेरिएबल थे, उसके अंदर वेरिएबल थे, तो उसे न्यूटन लेबनीज में कन्वर्ट किया था हमने, ठीक है। अच्छा, यहां पर डी बाई डी एक्स किसके बराबर होता है भाई, फंक्शन के अंदर शाई एक्स पुट कर देंगे और फिर शाई डैश एक्स, माइनस में फंक्शन के अंदर क्या पुट करेंगे, फाई एक्स, और फिर उसके बाद फाई डैश एक्स। कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। क्या इसका प्रूफ करा दिया था क्या मैंने, करा दिया डिफरेंशिएशन में, नहीं कराया, नहीं कराया होगा, प्रूफ नहीं कराया होगा, कोई बात नहीं है। एक डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं पहले तो, एक आओ प्रूफ देखो न्यूटन लेबनीज का, आता तो है ही सबको। कि पहले एक बात मानी कि लेट आपका ये डी वाई डी एक्स ऑफ एफ के अंदर एक्स, इसकी वैल्यू बराबर है आपके पास एफ एक्स के, ठीक है। मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास एक कैपिटल एफ एक्स आने वाला है, ठीक है। यहां से आपने इंटीग्रेशन शुरू किया भाई इसका एफ एक्स का डी एक्स, ठीक है। मैं ये लगाना चाह रहा हूं इसके अंदर के फाई एक्स से जा रहा है आपके पास शाई एक्स, ठीक है। आपके पास तरीका क्या होता है कि पहले आप इंटीग्रेशन करो और इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट कर दो, चाहे कुछ भी हो, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का तरीका है। तो एक बार इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर शुरू किया जाए तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको पता है कि एफ एक्स का कितना आएगा, कैपिटल एफ एक्स आएगा, इसका आएगा कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। और उसके अंदर पुट कर दोगे आप क्या, लेकर शाई एक्स की लिमिट कर दोगे पुट, मतलब आपके पास निकल कर आ गया यहां पर एफ के अंदर शाई एक्स और माइनस में एफ के अंदर कितना फाई एक्स। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर। जैसे ही आपको ये पता चल गया, आपसे पूछा गया कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये तो डी के की वैल्यू आ गई। अगर आपसे कोई पूछ दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स से लेकर शाई एक्स में एफ एक्स डी एक्स ये कितना होगा, तो आप कहोगे जब हमने एलएचएस में डिफरेंशिएशन किया तो आरएचएस में भी डिफरेंशिएशन करेंगे। आरएचएस में करेंगे तो ये एफ डैश के अंदर आपके पास, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना निकल कर आएगा, शाई डैश एक्स, माइनस में यहां पर एफ डैश के अंदर आपके पास निकल कर आएगा फाई एक्स, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना, फाई डैश एक्स। कोई परेशानी तो नहीं। अच्छा, ये जो कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव था वो किसके बराबर था, स्मॉल एफ के बराबर था। इस कैपिटल एफ डेरिवेटिव का फंक्शन का मतलब था कि आपका स्मॉल एफ के अंदर क्या पुट हो गया, शाई एक्स, और यहां पर क्या लिख कर आया आपका शाई डैश एक्स, माइनस में यहां पर आपके पास एफ के अंदर फाई एक्स, और ये निकल कर आएगा यहां पर फाई डैश एक्स। यही तो होता है। ये जो एफ यहां लिखा था वही एफ निकल कर आया। पहले उसका इंटीग्रेशन लिया था, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किया, उसका डेरिवेटिव इस कैपिटल एफ का ये था। कोई परेशानी नहीं रही होगी इसमें। ये दोनों ने अपने अपने अलग अलग टाइम पे कैलकुलस निकाली थी, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसलिए दोनों के नाम पे थ्योरम आता है। अपने अपने पे ठीक है। ये उसका प्रूफ होता है आपके पास न्यूटन लेबनीज का। लगाना सबको आता है, आप तो बहुत बार लगा चुके हैं, क्वेश्चन करते हैं लेकिन एक दो तब भी। आओ देखो क्वेश्चन, देखो भाई सिंपल क्वेश्चन एकदम, पहला वाला रिवीजन के लिए कि अगर आपका y जो है वो बराबर है एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स क्यूब तक 1 log t dt, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि dy by dx बता दो। बिल्कुल मजाकिया क्वेश्चन,
किसको? न्यूटन लेबनीज को? कई बार करवा चुके हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया है, और अच्छी बात है। dy बाई डी एक्स अगर निकालने जाएंगे तो आगे 1/log के अंदर कितना आएगा? एक्स क्यूब, और यहां पर कितना निकलेगा? 3x² माइनस में यहां पर 1/log के अंदर कितना होगा? लोअर लिमिट पुट होगी और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। देखो सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 3 से x² अपॉन लॉग एक्स माइनस में x अपॉन लॉग एक्स, ठीक है। लॉग एक्स का x² माइनस एक्स। दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। अगर आपका डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन में 0 से लेकर y² में cos t dt की वैल्यू बराबर है डी बाई डी एक्स में 0 से लेकर x² sin t, क्या निकालना है इसके अंदर? किसी को डेफिनेट डिफरेंशिएशन में ये सेम क्वेश्चन याद तो निकालो। अच्छा चलो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर न्यूटन लेबनीज आज शुरू होता पहली बार, तो इधर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, जितने लिमिट के क्वेश्चन, जितने मोनोटोनिसिटी क्वेश्चन, जितने मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, सब भी कराने पड़ते। डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत बड़ा हो जाता है इस चक्कर में। कितना आएगा भी निकल के? कॉस के अंदर y² 2y dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा यहां पर, ठीक है। इज इक्वल टू यहां पर कितना निकलेगा? साइन के अंदर x² इंटू 2x। निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू y और x के टर्म में आ जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, समझो रिवीजन चल रहा है बस, जरा सा और। क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 से लेकर x² में cos t dt अपॉन x sin x। किस पे लगा ये इंटीग्रेशन? पूरे पे नहीं लगा है, सिर्फ कहां लगा है? न्यूमरेटर पे लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा है। इंटीग्रेशन में ये सब ले लो पूरा, बाहर आ जाएगा। ऐसे ही लिखा जाता है। जल्दी जल्दी बताओ क्या है? 0/0 याद ही नहीं आ रहा होगा, करना क्या होता है? 0/0 फॉर्म है, क्या करेंगे? लॉपिटल। वो तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो गया बेटा। तो सही है, तो उसने बोला तुम्हें समझ में नहीं आ रहा करना क्या है इसके अंदर। लॉपिट ऐसा कैसे हो रहा है? एक्सटेंडिंग टू 0, डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस के अंदर कितना है? x² और यहां पर कितना है निकल के 2x। x sin x का डिफरेंशिएशन, x के अंदर cos x प्लस में sin x। क्या करेंगे? x को कॉमन निकाल के ऊपर नीचे काट दूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आपके पास निकल कर आया 2 cos x², नीचे लगाया cos x प्लस में sin x बाई x। लिमिट पुट कर दी जाए, इसकी 0 मतलब 0 पुट करने पे ये 1 बन गया तो 2 हो जाएगा, ये 1 और वो 1। स्टैंडर्ड लिमिट sin x अपॉन x। अच्छा, इतनी बुरी हालत नहीं सोची थी मैंने, एकदम से ज्यादा हो गई। एक और करो फिर लिमिट का क्वेश्चन, मैंने सोचा था एक ही करवा देते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 टू x में 1 माइनस 10x 10t सॉरी 10t की पावर में 1/t और dt, और नीचे क्या लगा हुआ है यहाँ पर? x। जल्दी से जल्दी। क्या फॉर्म क्या है?
0/0 लॉपिटल लगना है, लॉपिटल लगेगा तो कितना निकल कर आएगा 1 माइनस 10x की पावर है 1/x और यहां पर क्या निकल कर आएगा 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या हो गया ये तो 1 की पावर में इनफाइनाइट, क्या करें फॉर्मूला स्टैंडर्ड, या e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां निकल गया 1/x और यहां 1 माइनस 10x माइनस 1, ये कितना निकल कर आएगा 10x अपॉन x, 1 निकल कर आएगा, e की पावर माइनस 1 1/e हो गया, लिमिट तो बढ़िया होनी चाहिए। अब छोटा सा क्वेश्चन एक और, अगर आपका fx, मुझे डाउट है कि ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, देन इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ fx, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ fx, e की पावर माइनस टी स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तक। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी के लिए क्या करना है भाई, एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी e की पावर में माइनस साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या लगेगा 2x, माइनस साइन में e की पावर में माइनस में x की पावर 4 साथ में लगेगा 2x, 2x को आपने कॉमन निकाल लिया, e की पावर में माइनस में आपके पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन के साथ e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपने आप में डिफरेंस आ गया, इसमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये निकालना पड़ता है, ऐसे तो निकालते हैं इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। तो मैं एक बात समझता हूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, हमें छोटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर करना है, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया, वो भी छोटी रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू थी, स्क्वायर तो कर ही सकते हैं। फिर आपको माइनस साइन लगाना है, माइनस साइन क्या करेगा, साइन पलट देगा, माइनस में आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन माइनस में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जब आप e की पावर पे चढ़ाओगे तो आपको पता है e की पावर अपने आप में कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एज इट इज चढ़ जाएगा, e की पावर में माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन e की पावर में माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, मतलब ये वाली वैल्यू आपके पास बड़ी और ये वाली वैल्यू छोटी है हमेशा, मतलब ये हमेशा कैसा आ रहा है निकल के, नेगेटिव निकल कर आ रहा है, निकल कर आ रहा है नेगेटिव। जब ये नेगेटिव निकल कर आ रहा है और ये पॉजिटिव निकल कर आ रहा है तो डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब जब जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी आगे, अब ये तो ऑल टाइम नेगेटिव हो गया आपके पास, 2x के साथ लगी हुई है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता है ये 0 है, जब यहां पर, ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और यहां पर आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी आ गया, नेगेटिव हो जाएगा, ये हमेशा नेगेटिव है, जब x पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव, इधर x नेगेटिव रहेगा और ये पहले से नेगेटिव है तो f डैश x पॉजिटिव होगा, ये इंक्रीजिंग का है वो डिक्रीजिंग का। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी में तो आपको तकलीफ होनी नहीं है। अगले पर आऊं जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास इफ साइन एक्स से लेकर 1 में टी स्क्वायर एफ टी डी टी इज इक्वल टू आपके पास 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है, ठीक है, एक्स की किस वैल्यू के लिए, 0 से लेकर π/2 के लिए, ठीक है। देन आपसे पूछ रहे हैं एफ के अंदर 1/√3 की वैल्यू कितनी होगी, एफ के अंदर 1/√3 की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू पूछिए। करें मैं लिमिट पुट, डेरिवेटिव निकाल लूं क्या पहले, क्योंकि एफ तो उस डेरिवेटिव में निकल कर आएगा। आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते यहाँ पर बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स, एफ के अंदर आपके पास, अरे उल्टा लिख दिया, 0 माइनस में आ गया, पहले तो 1 पुट होगी ना, लिमिट 1 पुट होगी, उसका डेरिवेटिव भी 0, साइन स्क्वायर के साथ एक्स और एफ के अंदर साइन एक्स, और साइन एक्स का निकल कर आएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू आपके पास यहां पर निकल कर आ गया माइनस में कॉस एक्स, ठीक है।
माइनस से माइनस कट गया, दोनों तरफ करेंगे ना डिफरेंशिएशन, तो इधर भी करेंगे और उधर भी करेंगे, कोई परेशानी है? ठीक है, ये कट गई, जब ये कटा आपके पास तो अच्छा कॉस से कॉस कट जाएगा, 0 से π/2 के इंटरवल में कॉस 0 तो होता नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू कट गई। ठीक है, यहां से आपके पास एफ के अंदर जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू निकल कर आई 1 sin स्क्वायर एक्स। मतलब आज अगर मैं sin एक्स को क्या लिख दूं, t लिख दूं, तो एफ टी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/t²। फंक्शन में देखा हमने ऐसा, फंक्शनल इक्वेशन में कि अगर इसको आप t रख दोगे, इसकी वैल्यू t, तो ये 1/t² लिखा हुआ है, 1/t² लिखा हुआ है। आपको क्या निकाल के लाना है, f के अंदर 1/√3 डालना है। जब यहां 1/√3 डालोगे तो 1/√3 डालोगे 3 निकल कर आ जाएगा आंसर। sin x को अगर आप t रख दो, फंक्शनल इक्वेशन का तरीका है ये बता, भूल चुके हो अब तो। थ्री आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं कुछ, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया। आओ अगले क्वेश्चन में। अच्छा, अरे इसी क्वेश्चन में अगर ये होता, मान लो f के अंदर 10x होता, ठीक है, और यहां पर आपके पास होता 1 मान लिया x², मान लो ऐसे होता, और आपको चाहिए f के अंदर यहां पर कितना चाहिए, 1/√3 चाहिए। इसका मतलब इस x की जगह पर क्या पुट किया गया है, मैं एक अलग चीज दिखा रहा हूं आपको। x की जगह पर क्या पुट करूं कि 1/√3 बन जाए, क्या पुट करूं, π/6 पुट कर दूं। x की जगह पर अगर मैंने π/6 पुट किया तो ये 1/√3 बना, और यहां पर 1 ये π/6 का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन साइन के अंदर 1/√3 कब आता है आपको नहीं पता है, आता है साइन के अंदर ही 1/√3। साइन के डोमेन के बाहर की वैल्यू, साइन की रेंज के बाहर की वैल्यू नहीं है, लेकिन वो वैल्यू अगर यहाँ 1/2 आ रहा होता, 1/2, तो आप यहां पर क्या सोचते कि यहां क्या पुट कर दूं, π/6 पुट कर दूं। लेकिन यहां भी साइन था और यहां भी साइन था तो चला लिया। अगर यहां x होता तो कैसे करते, इस पे आ रहे हैं हम कि अगर यहां पर x होता तो कैसे करते, तो ऐसे करते। ये किस वैल्यू पर 1/√3 दे रहा है x की, वही x की वैल्यू वहां पुट कर दी गई। बात समझ में आ रही है कि अगर आपका इधर 10 होता और उधर 10 ना होता। अगले क्वेश्चन पे आऊं, अगर आपका fx, इफ fx इज डिफरेंशिएबल एंड 0 to t², ओके, 0 to t² x fx dx इज इक्वल टू 2/5 t की पावर में 6, देन f के अंदर 4/25 की वैल्यू कितनी आएगी, t की पावर में 6, t की पावर 5 लिखा है, सॉरी, t की पावर 5 है, t की पावर 5। f अपने आप में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f के अंदर इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर डिफरेंस एक बार डिफरेंशिएट कर दूं t के रिस्पेक्ट में, न्यूटन लेबनीज लगेगा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां निकलेगा t², यहाँ f के अंदर निकलेगा t² और यहां पर निकलेगा 2t -0 इज इक्वल टू, यहां पर निकल कर आएगा आपके पास 2t की पावर 4, ये तो आएगा। जब डिफरेंशिएशन करूंगा 5 उतरेगा, 5 से 5 कट जाएगा। अच्छा, यहां से अगर आपने देखा तो 2 से 2 कट गया, f के अंदर t² की वैल्यू बराबर बनकर आ गई 1/t के, सॉरी t के, t के बराबर आ जाएगी ना सीधे, ये इधर t³ और वो कट जाएंगे, अरे इधर t³ लिखा हुआ, उधर t की पावर 4 लिखा, कट गया। अगर ये है तो आपने अगर t² की वैल्यू, अगर मैं इसको लिख लूं ये fx है, तो ये कितना है, √x है, t² को अगर ये fx है तो वो √x है, तो x की जगह आपने क्या पुट किया, 4/25, तो यहां आपने पुट किया 4/25, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 2/5। ठीक है, आपने फंक्शन निकाल लिया। तो ये फंक्शन निकालने का तरीका होता है, न्यूटन लेबनीज में आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी, तो आपने फंक्शन निकाल, आ गया हूं। ठीक है कि 0 से x ft dt की वैल्यू आपके पास दे रखी है, x प्लस x से लेकर 1 में t ft dt
x से लेकर 1 में टी एफ टी डी, देन वैल्यू ऑफ f1 f1 की वैल्यू बतानी है आपको। आपको पता है t के रेस्पेक्ट में कर दिया जाए, ठीक है, सॉरी x के रेस्पेक्ट में, t गिरती तो वो है, x के रेस्पेक्ट में आपने क्या किया कि डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहां तो निकल कर आएगा fx इज इक्वल टू 1 प्लस 0 माइनस में x के साथ fx, ये तो निकल कर आएगा 1/2। ये x प्लस 1 के साथ आपके पास fx लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1, fx की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास 1/x प्लस 1। x की जगह अगर 1 पुट करूंगा 1/2 निकल आएगा। सिंपल क्वेश्चन एकदम। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में आने के चांस होते हैं। ठीक है, f1 की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई 1/2। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अगर आपके पास x की वैल्यू जो है वो दे रखी है 0 से लेकर y में dt अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास दे रखा है d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी ky, तो k की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू दे रखी है 0 से y में dt अंडर रूट में 1 प्लस 4t स्क्वायर, हुआ। इसके लिए आपको चाहिए कि dy बाई डी कर दो, किसका, dy बाई डी का, और dy बाई डी के बारे में आपको पता है कि वो वैल्यू 1 अपॉन dx बाई dy होती है। और यहां आप इसको y के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट करके dx बाई dy निकाल लाओगे, उसका रेसिप्रोकल करोगे आपको dy बाई dx मिल जाएगा, फिर वो तो अपने आप में फंक्शन होगा उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो आपने क्या किया यहां पर dx बाई dy निकाला, dx बाई dy, इसकी वैल्यू निकल कर आई आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4y स्क्वायर, ये तो निकल कर आएगी। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, dy बाई dx की वैल्यू निकल कर आएगी अंडर रूट में 1 प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अगर dy बाई dx की वैल्यू निकल कर आई है तो d2y बाई dx स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1 अपॉन अंडर 2 टाइम्स 1 प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर निकल कर आएगा आपका 8y dy बाई dx। ये तो निकल कर आएगा 8y dy बाई, अरे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएशन, ये y के रेस्पेक्ट में फंक्शन लिखा हुआ है। जब आप चेन रूल लगाओगे तो रूट का किया पहले, फिर y स्क्वायर का करोगे तो आपके पास 2y आएगा, मतलब 4y स्क्वायर करोगे तो 8y आएगा, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx आएगा। इस बात पे ध्यान देना कि अब x के रेस्पेक्ट में हो रहा है और y आपका वेरिएबल लिखा है इधर। तो इसकी वैल्यू जब आपने पुट करी तो ये 4 टाइम्स y में dy बाई dx अंडर रूट में 1 प्लस y स्क्वायर, नीचे भी लगा अंडर रूट में 1 प्लस y स्क्वायर, ये दोनों कट गए, आपके पास k की वैल्यू कितनी निकल आई 4। ध्यान देना है कि अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि dy बाई dx डायरेक्ट निकाल लो, तो आप क्या करके लाओगे, आप पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। अच्छा, ये वाली बात पता कि d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल बराबर नहीं होती 1 अपॉन d2x अपॉन dy स्क्वायर के, ये बिल्कुल बराबर नहीं, ये मत कर देना। तो पहले dx बाई dy से dy बाई dx बनाया, उसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में किया, वहां सॉल्व कर लाए। अच्छा, कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट, दो तरीके से क्वेश्चन था ना कि fx इज इक्वल टू 0 से लेकर यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x, और यहां लिखा है साइन इनवर्स के अंदर रूट टी dt, प्लस में 0 से लेकर कॉस स्क्वायर x, और यहां पर कॉस इनवर्स के अंदर लिखा है रूट टी dt। जब आपकी x की वैल्यू बिलोंग करती है 0 से लेकर पाई बाई 2 में, ठीक है, इस पाई बाई 4, इस पाई बाई 4, ठीक है, इसकी वैल्यू पाई बाई 4 है, या फिर इस यही एक क्वेश्चन बदल के सेम चीज का प्रूफ आता है कि 0 से लेकर आपके पास 10x आया साइन इनवर्स के अंदर रूट टी dt, प्लस में 0 से लेकर आपके पास कॉट इनवर्स आया कॉस इनवर्स रूट टी dt, कॉट इनवर्स नहीं कॉट एक्स, ठीक है, इस पाई बाई 4। ये आपको ये प्रूफ करना है कि या तो उसे उठा लो, ऐसे उठा लो, इससे कर लो पहले।
फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू कितनी, पाई बाई 4 है, नहीं वहां टेन एक्स और कॉट एक्स है, नहीं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में है। अरे आप कंफ्यूज कर रहे हो, देखो अपनी कॉपी में चेक करना है, एक सेकंड। हाँ कि अगर ऐसा हो गया तो, वैसा होना नहीं है, पाई बाई 4 से उसका उसको मिलाना है, मुझे पता है कि सेम वैल्यू निकल कर आनी है टेन एक्स के साथ, और ये भी पाई बाई 4 है, वो भी पाई बाई 4, दोनों की वैल्यू पाई बाई 4 निकाल के लानी है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है दोनों में। ठीक है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी ना, वो इसके अंदर एक अलग टाइप की ऑब्जर्वेशन आती है, जो ऐसा करना बहुत मुश्किल है ऑब्जर्वेशन के, पाई बाई 4 जो आंसर आ रहा है पाई बाई 4, उस पाई बाई 4 पे साइन स्क्वायर की और कॉस स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है, अपर लिमिट की वैल्यू बराबर है उधर भी, अरे कितनी आएगी 1/2 और 1/2, और यहां पर भी कितनी आएगी 1 और 1, पाई बाई 4 पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार आपको पता है कि अगर आपके पास वेरिएबल लिमिट पकड़ा दी गई है, तो आप न्यूटन लेबनीज के अलावा तो कुछ और कर ही नहीं सकते हो, तो आपने फॉरन एफ डैश एक्स निकाल लिया। एफ डैश एक्स पे ध्यान देना, जब आप एफ डैश एक्स निकालने गए तो साइन इनवर्स के अंदर अंडर रूट में आपके पास साइन स्क्वायर एक्स निकल कर आया, ठीक है, और यहां पर साइन 2x निकला, ठीक है, प्लस में आपके पास यहां पर कॉस इनवर्स के अंदर अब अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर माइनस में साइन 2x निकला, ये तो निकल कर आएगी भाई। अच्छा साइन इनवर्स के अंदर, ये साइन इनवर्स के अंदर आपको पता है 0 से पाई बाई 2 का है, साइन एक्स लिख दूं उसको सीधा सीधा, साइन इनवर्स 0 से पाई बाई 2 में आपका साइन पॉजिटिव मॉड साइन एक्स आता है वैसे तो वो निकल के, और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर साइन 2x, ठीक है, यहां पर कॉस इनवर्स के अंदर इसको भी कॉस एक्स लिख दूं सीधा सीधा, क्योंकि मॉड कॉस एक्स निकलता 0 से पाई बाई 2 में वो भी पॉजिटिव है, और इसको आपने क्या लिख दिया, ये लिखा हुआ है आपका माइनस साइन के साथ, यहां पर माइनस साइन के साथ साइन 2x, ठीक है। फिर आपको ये वाली बात पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 में रहती है, तो साइन इनवर्स साइन वैसे तो एक दूसरे को काटता नहीं है, लेकिन ऐसे होता है ना, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 में साइन इनवर्स साइन एक्स, ये जो y है ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन निकालता है, मतलब इसकी वैल्यू सीधे सीधे एक दूसरे को काटे किसके बराबर, x निकाल देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के दे देते हैं, ये x टाइम्स निकला हुआ साइन 2x। सिमिलर तरीके से cos की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है, वो भी डायरेक्ट काट के x निकालेगा, माइनस में x साइन 2x, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 0 आ गई, ये आते आपको पता चल गया कि एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। जैसे ही आपको ये पता चला एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, आपको पता है अगर आप एफ की वैल्यू 0 पर निकाल लो, एफ की वैल्यू 1 पर निकाल लो, एफ की वैल्यू 2 पर निकाल लो, कहीं भी निकाल लो आप, ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर होने वाली है, एफ एक्स के बराबर। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, अब हमें सोचना है, तो थिंक एप्रोप्रिएट वैल्यू, किस पे निकालें वैल्यू, किस पे निकालें वैल्यू, एप्रोप्रिएट वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू सोचो जिस पे आप वैल्यू निकाल पाओ। अब आप सोचो अगर आप 0 पे निकालने गए तो ये 0 0 ये हट गया, और ये 0 से 1 में हो जाएगा, 0 से 1 में, और किसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, कॉस इनवर्स का। तकलीफ दे आपके लिए आसान चीज क्या है, आपके लिए आसान चीज ये कि सर अगर कोई ऐसा हम x की वैल्यू पुट करें कि ये लिमिट बराबर हो जाए, तो मैं इनको बंद कर दूंगा, और बंद करते साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना बन जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा। मेरे पास ये तकलीफ नहीं रहेगी कि मुझे साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन और कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, मुश्किल इंटीग्रेशन है उसका। तो क्यों ना हम ऐसी कोई वैल्यू x की पुट करें जिसपे ये दोनों लिमिट, ये तो बराबर है, ये दोनों बराबर हो जाए, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो पाई बाई 2 बना देंगे। तो कौन सी वैल्यू है वो, अभी अभी बात कर चुका हूं, पाई बाई 4। एफ की वैल्यू जब आप पाई बाई 4 पे निकालने गए, तो वो 0 से लेकर कहां कितना हो गया, 1/2 साइन इनवर्स के अंदर रूट टी डी टी, प्लस में आपके पास 0 से लेकर 1/2 कॉस इनवर्स के अंदर रूट टी डी टी, ठीक है। जैसे ही आपने ये लिखा, आपको पता चल गया कि 0 से लेकर 1/2 में आपका साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना आ रहा है, पाई बाई 2 डी टी,
आ रहा है पाई बाई टू डी टी। जैसे आपका पाई बाई टू डी टी आ रहा है, यहां से आपने निकाला पाई बाई टू, क्या हो गया, और 1/2, मतलब पाई बाई फोर आ रहा है। ये तो प्रूफ करना था पाई बाई फोर। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर। फंक्शन की जो एफ पाई बाई फोर की जो वैल्यू है वही किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। प्रूफ ही करना था, ये फंक्शन की वैल्यू पाई बाई फोर मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन निकाल रहे थे। अब वो पाई बाई फोर कैसे निकाल के लाए कि ऐसी वैल्यू आपने चूज कर ली, कांस्टेंट फंक्शन था तो यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर। 10 वाला तो आप खुद से कर लोगे पार्ट, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी है। इसमें नहीं नहीं, ये 0 से 10x क्या प्रॉब्लम आ गई, अंडर रूट में 10x आ गया, और वहां पर अरे सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और उधर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा माइनस साइन का। अच्छा अच्छा, साइन इनवर्स के अंदर अंडर रूट में के साथ कैंसिल तो वो तब भी होंगे। 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर तो नहीं है, नहीं 10x कॉट एक्स है, एकदम एकदम 10x कॉट एक्स करके देख लो। थोड़ा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ट्राइंगल बना के कुछ, या फिर फॉर्मूला लगाकर सेक को कोसेक में कन्वर्ट करके उसके तरीके से करना पड़ेगा, कटेंगे लेकिन वो आपस में। ट्राइंगल बना लेना, ट्राइंगल बना के उसे एक ही एंगल में ले आना। ठीक है, खैर सुनो अगला क्वेश्चन। अगर आपका इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स की पावर में दिया हुआ है 101 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 से x में एफ टी डी टी। फाइंड f101 की पावर में 100, f101 की पावर में 100 की कंटिन्यूस से अच्छा डिफरेंशिएबल ही पकड़ा देते, क्यों, तो कंटिन्यूस में डेरिवेटिव लेना है। fx की पावर में 101 बराबर है 1 प्लस 0 से x में एफ टी, f101 की पावर में 100 निकाल के लाना है आपको। ठीक है, एक बात समझना भाई, एक तो न्यूटन लेबनीज लगेगा, आपको पता है डिफरेंशिएशन आपको यहां से भी दिखना चाहिए कि अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसकी पावर एक कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। आपको f की पावर में कितना चाहिए, 100 चाहिए, और फिर x की जगह क्या पुट करना है, 101 पुट करना है। वैसे भी पता है कि पावर एक कम करनी ही करनी है, वो किससे कम होगी, डिफरेंशिएशन से कम होगी। डिफरेंशिएशन से कम होगी, आपने कहा न्यूटन लेबनीज लगाने फौरन। ये 101 टाइम्स आपके पास fx की पावर में कितना आ गया, 100, और यहां पर क्या निकला आपके पास f डैश x, और इसकी वैल्यू आपके पास निकल कर आ रही है fx के बराबर। लेकिन जैसे ही आपने ये लगाया, आपको पता है fx ग्रेटर देन 0 दिया है, वो 0 हो नहीं सकता। इन दोनों ने दूसरे को काट के 99 कर दी पावर, एक दूसरे को काट के 99 कर दी पावर। ठीक है, तो f डैश x यहां पर लिखा हुआ f x की पावर में 99 इज इक्वल टू 1/101, ये निकल कर आ रहा है। कोई परेशानी तो नहीं। मैं अब तो मैं फंक्शन निकालने को एकदम तैयार हूं। कैसे फंक्शन निकालने को तैयार है, देखना भाई, ये y की पावर में लिखा है 99, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/101 लगा, ये क्वेश्चन बन जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे फंक्शन निकाल लाऊंगा इधर उधर करके, इंटीग्रेशन करके, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, वो खुद ही आ जाता है इंसान को, इंट्यूशन होता है वो तो। y की पावर में 99 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में आपके पास dx अपॉन 101। ठीक है, किसी जगह पर फंक्शन की वैल्यू भी दे ही रखी होगी इन्होंने। अच्छा, ये y की पावर में जो 99 निकल कर आया, ये बन जाएगा आपके y की पावर में 100/100, ठीक है, इज इक्वल टू x अपॉन 101 प्लस c
मतलब ये लिख गया एफ एक्स की पावर में कितना निकल कर आया 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 101, और आपने इंटीग्रेशन किया तो एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगेगा, क्या बताओ उसका क्या किया जाए। f0 की वैल्यू 1 होगी, इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो ये हट जाएगा, ये तो गायब, 0 0 का इंटीग्रेशन गायब हो गया, ये 1 बचा। f0 की पावर 101 अगर 1 निकाल रही है तो f0 की वैल्यू 1 है। बिल्कुल बढ़िया। यहीं पर आपके यहीं पे सोचना है कि जो c है वो कैसे निकलेगा, कि आपने x की वैल्यू 0 पुट करी, फंक्शनल इक्वेशन का सा यूज किया आपने कि हाँ f0 की पावर में 101 इज इक्वल टू 1 प्लस 0, 0 0 की लिमिट चली गई तो f0 की वैल्यू कितनी निकल आई, 1 निकल आई। फंक्शन की 0 पर वैल्यू 1 है। तो अब आपने x की जगह पर 0 रख दिया यहां पर, तो ये f0 की वैल्यू में की पावर पड़ा हुआ है 100, यहां पड़ा हुआ है 100 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो यहां से जो c की वैल्यू निकल कर आई आपके वो 1/100 आई, 1/100 आई। f0 की वैल्यू 1 ही आई थी ना, c की वैल्यू 1/100 आई। बहुत बढ़िया। आपको क्या निकालना है, f101, ठीक है। यहां से एक बार fx की पावर में एक बार पूरा फंक्शन लिख लू अपॉन 100 इज इक्वल टू x अपॉन 100 प्लस में 1 अपॉन 100, x प्लस 1 अपॉन 100 ऐसे लिख देते। नहीं ऐसे नहीं होगा ना, 1 अपॉन 100 आई, अच्छा x अपॉन 101 है प्लस में 1 अपॉन 100, सही। ठीक है, x की जगह पर क्या पुट करना है आपको, 101 पुट करना है। f के अंदर 101 की पावर में निकल कर आया 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 100, ठीक है। तो ये निकल कर आएगा आपके पास 101 निकल कर आएगा, 101 f101 की पावर में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था मेरे लिए तो, न्यूटन लेबनीज, थोड़ा सोच के करना है क्या है। ठीक है, इतनी बात में कोई परेशानी नहीं, खत्म करते। यहाँ पे आपका न्यूटन लेबनीज खत्म हो गया है, 8वीं प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है आपकी। अब आपका वो शुरू होगा रिडक्शन फॉर्मूला कल। नहीं नहीं वो नहीं है, प्रॉपर्टी 9, प्रॉपर्टी 9 तो इनइक्वालिटी की है। रिडक्शन फॉर्मूला अलग से कभी भी पढ़ सकते हैं, वो उसमें ये है कभी भी पढ़ सकते हैं, तो शुरुआत में पढ़ सकते थे लेकिन तब इतना अच्छा इंट्यूशन नहीं बना होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट टर्न पे।